चैप्टर 77। एक नया राज। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मिसेस कपूर ने शानवी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। शानवी का बर्ताव ये बताने के लिए काफी था कि जो उसने कहा है वो वही सब कर भी सकती है। मिसेस कपूर को हाथ जोड़े देख भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके सामने मिसेस कपूर का शानवी पर जुल्म करना, उसे मारना पीटना किसी फिल्म की तरह दिखने लगा। ये सब देख तो शानवी बिल्कुल पिघलने वाली नहीं थी। प्लीज ऐसा मत करो, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। अपनी माँ को देख मोहिनी भी आगे आई और शानवी के सामने हाथ जोड़ खड़ी हो गई। उसे देख शानवी को ध्यान आया कैसे जब अरमान ने शानवी को मारा था उस वक्त ये मजे से खड़ी हंस रही थी। हमें माफ कर दो, लेकिन इनका घर मत छीनो। इस बार मिसेस सिंघानिया भी शानवी के सामने आकर बोली। उन्हें देख शानवी टेढ़ी मुस्कान मुस्कुरा दी। उसके सामने खड़ी औरत की वजह से उसने अपनी माँ को खोया, अपनी जान गंवाई, अपना घर खोया। वो इन्हें तो बिल्कुल माफ नहीं कर सकती थी। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। शानवी ने उनकी तरफ देखा और एक उदासी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। ये आदमी उसे निर्दय कह रहा था। क्या इस आदमी ने कभी अपनी बच्ची पर भी दया दिखाई थी? शानवी ने सबको देखा। इन सभी लोगों ने उसे और शानवी को सिर्फ दर्द दिया था, और यहाँ दर्द के बदले दर्द दिया जाता है, न कि सुकून। शानवी ने गहरी सांस ली, एक कदम पीछे होकर अपने चेहरे पर सख्त भाव लिए बोली, ये ड्रामा यही खत्म करते हैं। टाइम खत्म हो चुका है, तो अब आप लोग यहाँ से निकालिए, क्योंकि आप लोग जितनी देर यहाँ रहेंगे मुझे उतना ही ज्यादा गुस्सा आता रहेगा। अरमान के लिए शानवी का ये रवैया काफी हैरान करने वाला था। जब से उसने शानवी पर जुल्म किया था उसके बाद से शानवी का अलग ही रूप देखने को मिला था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि शानवी इन लोगों के माफी मांगने के बाद भी इन्हें माफ नहीं करेगी। वो बस अपनी हैरत भरी नजरों से सब कुछ देख रहा था। कुछ बोल तो वो वैसे भी नहीं सकता था। क्या हो रहा है यहाँ? तभी पीछे से एक आवाज सबको सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा तो सुरेखा जी अंदर आ रही थी। शानवी ने बिल्कुल भी मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वो उनकी आवाज सुन समझ गई थी कि कौन आया होगा। सुरेखा जी को देख सिंघानिया और कपूर दोनों परिवारों को कुछ राहत मिली। उन्हें इतना तो यकीन था कि सुरेखा जी उनकी मदद जरूर करेंगी। उन्हें देख मिसेस कपूर और मोहिनी ने अपने अपने हाथ नीचे कर लिए। अभी तुम यहाँ? सुरेखा जी ने अरमान को वहां देख हैरानी से पूछा। कुछ ऑफिस वर्क से आया था, बिना किसी भाव के अरमान ने कहा। वो बात अलग है, अरमान का काम सिर्फ हम जानते हैं। जो यहाँ सिर्फ शानवी के लिए आया था। बहाना ये सोच लिया कि अगर कोई पूछेगा तो बोल दूंगा कि ऑफिस के काम से आया हो, जो कि वो कह भी रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंखें छोटी कर सुरेखा जी ने शानवी को देख कह, अपने घर से कचरा निकाल रही हो? व्यंग्य मुस्कान के साथ शानवी बोली, जिसकी बात सुरेखा जी की समझ से परे चली गई। क्या हुआ है मीनाक्षी? ऐसा चेहरा क्यों लटका हुआ है सबका? सुरेखा जी ने सबके उतरे चेहरे देख पूछ। ये हमें हमारे घर से निकालना चाहती है, मिसेस कपूर ने शानवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या? लेकिन क्यों? मैं तो यहाँ तुमसे कुछ बात करने आई थी, लेकिन यहाँ तो, आंखें बड़ी कर सुरेखा जी ने कहा। क्योंकि मेरा मन है, शानवी ने कहा। इस बदतमीज से कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोग मेरे साथ चलो, हमारे घर रहना, वही बात करेंगे। सुरेखा जी ने एक नज़र शानवी को देख कहा। लेकिन ऐसे कैसे? मिसेस कपूर ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, साथ ही समधन भी, इसलिए अपने कपड़े लो और मेरे साथ चलो।
सुरेखा जी ने ऑर्डर देते हुए कहा। मिसेस कपूर ने मिस्टर कपूर को देखा तो उन्होंने लाचारगी में अपनी पलकें झपका दी। अब बेचारों के पास कोई और जगह भी नहीं थी, इसलिए उन लोगों को सुरेखा जी की बात माननी पड़ी। जिसके बाद सभी लोग वहां से जाने लगे कि शानवी की आवाज सुन रुक गए। अब कोई कुछ नहीं लेगा, टाइम दिया था जो अब खत्म हो चुका है। बेहतर होगा सीधा रास्ता पकड़े और यहां से निकले। सभी ने गुस्से के साथ शानवी को देखा, लेकिन उसे तो कोई असर ही नहीं हुआ। मन महसूस कर वो लोग एक नज़र घर को देख सुरेखा जी के साथ बाहर जाने के लिए बढ़ गए। उनके साथ ही अरमान भी चला गया। वहां सिर्फ आहान, शस्त्र और शानवी ही बचे थे। उन लोगों के जाते ही अर्णव खुशी से बोला, वहां मेरी चुहिया, क्या बवाल मचाया है। चुहिया, शानवी और शस्त्र ने एक साथ अपनी भौं उचकाते हुए कहा। मेरा मतलब है जेरी डॉट, बत्ती सी दिखाते हुए अर्णव बोला। चलो अब मैं जाता हूँ, अर्णव ने कहा। कहाँ जाना है, शानवी ने पूछा। घर। देखो जरा, वहां क्या ड्रामा होने वाला है, आंखों को रोल करते हुए अर्णव ने कहा। और फिर वहां से चला गया। हम भी चलते हैं डॉट, शानवी का हाथ पकड़ शस्त्र ने कहा और फिर वो दोनों भी वहां से चला गए। कपूर मेंशन भी खाली हो चुका था। रॉय मेंशन में सभी बैठे हुए थे। अरमान भी वही पिलर से टेक लगाए अपने हाथ को आगे बांधे खड़ा हुआ था। कपूर और सिंघानिया फैमिली सोफे पर बैठी हुई थी। एक तरफ स्वर्णा जी खड़ा सारा माजरा समझने की कोशिश कर रही थी। दादाजी और मनीष जी अभी ऑफिस में थे। अर्णव भी वहां आ गया। उसे देख स्वर्णा जी ने इशारे से पूछा। बदले में पलके झपका वो भी उन्हीं के पास जाकर खड़ा हो गया। अब तो पूरी बात बताओ। जब से आई हो कुछ बोल ही नहीं रही हो। सुरेखा जी ने परेशानी भरी आवाज में मिसेस कपूर को देखकर कहा, जो इस वक्त बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। सिर्फ वो ही नहीं, बाकी सब भी शांत थे। सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये इतनी सी देर में क्या हुआ। सुरेखा जी की बात सुन मिसेस कपूर ने उनको देखकर कहा, क्या बताऊं? जो हुआ वो तुमने भी तो देखा ना। हमें हमारे घर से निकाल दिया। इमोशनल होकर मिसेस कपूर ने कहा। मिसेस कपूर की बात सुन स्वर्णा जी की आंखें हैरत में बड़ी हो गई। उन्होंने अपनी गर्दन घुमा अर्णव को देखा जो सामने देख रहा था। वही तो मैं पूछ रही हूँ, ऐसा क्यों किया? सुरेखा जी ने पूछा। क्योंकि सब कुछ उसके नाम है, इसलिए उसने हमें हमारे घर से निकाल दिया। आंखों में आंसू लिए मोहिनी ने कहा, न मेरी बच्ची रो नहीं, ये भी तुम्हारा घर है, तुम लोग यही रहो। सुरेखा जी ने मोहिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन अंकल जी, मिसेस कपूर ने कहा, मैं पापा से बात कर लूंगी, तुम लोग परेशान मत हो। सुरेखा जी ने कहा। नहीं बहन जी, मिस्टर कपूर ने कहा। उनकी आवाज सुन सबने उन्हें देखा। गहरी सांस लेकर मिस्टर कपूर ने कहा, हम आपके घर में नहीं रह सकते। अगर आपको हमारी मदद ही करनी है तो आप कहीं और कोई छोटा सा ही घर रेंट पर दे दीजिए। लेकिन क्यों? आप लोग यहाँ रहिए, सुरेखा जी ने कहा। नहीं बहन जी, हम इतने बगैरत भी नहीं कि अपनी बेटी के ससुराल में रहे। अगर आपको हमारी मदद ही करनी है तो इतनी कर दीजिए। मिस्टर कपूर ने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा। अरे आप ये सब क्या कर रहे हैं? सुरेखा जी ने मिस्टर कपूर से कहा। फिर पीछे खड़े अरमान की ओर पलट कर बोली, अभी प्लीज हमारा दूसरा वाला विला साफ करवा दो, ये लोग वही रह लेंगे। वो ऑलरेडी साफ है डॉट, अगर अभी जाना चाहे तो ये लोग जा सकते हैं, एरोगेंट आवाज में अरमान ने कहा। और फिर वहां से ऊपर चला गया। कहीं न कहीं अरमान बिल्कुल नहीं चाहता था कि वे लोग यहाँ रहे।
आप लोग आज यही रुक जाइए, कल वहां शिफ्ट हो जाएगा। सुरेखा जी ने सबको देख कहा। रानी डॉट। सुरेखा जी ने एक सर्वेंट को आवाज मारी, जिसके तुरंत बाद रानी वहां आ गई। इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो, हर चीज का ख्याल रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन्हें। डॉट। रानी को देख सुरेखा जी ने कहा, आप लोग यहाँ बिल्कुल भी खुद को अनजान मत समझना, कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज बता देना। सुरेखा जी ने सबको देख कहा। उसके बाद सबको रानी गेस्ट रूम तक ले गई। स्वर्णा जी सब चीज को समझने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उन्होंने अर्णव का हाथ पकड़ा और ऊपर चली गई। सुरेखा जी भी वहां से चली गई। गेस्ट रूम में सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस शान्वी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, गुस्से ने उफान मरते हुए मोनिका ने कहा। तुम उसे छू भी नहीं पाओगी, मोहिनी ने बेड पर बैठते हुए कहा। उसकी बात सुन सब उसे ही देखने लगे। सबको खुद की ओर देखता देख मोहिनी बोली, मुझे ऐसे देखने का फायदा नहीं है। आप लोग या फिर कोई भी इस शान्वी को हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके साथ उसका वो आशिक है। भूल गई तुमने वास फेंका था तो बदले में तुम्हारे ही हाथ की बैंड बज गई थी। मोनिका को देख मोहिनी ने उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये उसने अच्छा नहीं किया। घर प्रॉपर्टी सब उससे वापस लेकर रहूंगी, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मिसेस कपूर ने गुस्से ने कहा, हमारी प्रॉपर्टी बिजनेस में कुंडली मार कर भी उसे सुकून नहीं आया। मिसेस सिंघानिया ने कहा, उससे सब वापस कैसे लेंगे? मिस्टर सिंघानिया ने कहा। आप कहाँ गुम है? मिस्टर कपूर को सोच में डूबे देख मिसेस कपूर ने पूछा। अपनी सोच से बाहर निकल मिस्टर कपूर ने मिसेस कपूर को देख कहा, शान्वी को सब कुछ इतनी जल्दी मिल कैसे गया? अभी तो वो 25 की भी नहीं हुई है, फिर कहीं उसके आशिक ने तो कोई कांड नहीं किया? सोचते हुए मोनिका ने कहा। सबने दोबारा उसकी तरफ पलट कर देखा। मुझे वकील से बात करनी होगी, मिस्टर कपूर ने कहा। तो अभी जाइए फिर, मिसेस कपूर ने कहा। मैं साथ चलता हूँ, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। जिसके बाद दोनों वहां से चले गए। रूम में अब बस लेडीज मौजूद थी। तुम्हें उस कालमुही को मार क्यों नहीं दिया जान से? मिसेस सिंघानिया ने गुस्से में मिसेस कपूर से कहा। अगर मार देती तो सब कुछ हाथ से निकल जाता, मिसेस कपूर ने कहा। तो अब कौन सा कुछ बचा है? अगर ये न होती तो हमारी प्रॉपर्टी तो बच जाती, मिसेस सिंघानिया ने कहा। इसके चक्कर में एक पाप भी किया जिसका फल नहीं मिला। उस सितारा की जान ली ये सोच कि हमें सब मिलेगा, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं, मोनिका ने कुड़ते हुए कहा। क्या तुम लोगों ने उसे मार दिया? मोनिका की बात सुन बेड से उछलते हुए मोहिनी ने चिल्लाकर बोला। मोहिनी का रिएक्शन देख मोनिका को समझ आया कि उसने अभी क्या कहा। अपनी मां की तरफ देखा जो गुस्से में उसे ही घूर रही थी। तुमने सितारा को मार दिया? मिसेस कपूर ने हैरानी के साथ मिसेस सिंघानिया को देख पूछा। हाँ, वो हिचकिचाते हुए मिसेस सिंघानिया ने अपने पाप के बारे में सब कुछ बता दिया। उनकी बात सुन मोहिनी और मिसेस कपूर का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रॉपर्टी बिजनेस की वजह से वो सितारा की जान ही ले लेंगे। भले ही मोहिनी और उसकी मां गुस्से में कह रही थी, लेकिन ऐसा कुछ करने का पक्का इरादा बिल्कुल नहीं था। मिसेस सिंघानिया ने मिसेस कपूर को ये बताया था कि उन्होंने सितारा को किसी इंटरनेशनल राइस आदमी को सौंप दिया है। उन्हें यकीन तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दोस्ती की खातिर यकीन कर लिया था। लेकिन आज जो सुनने को मिला उसे तो सुन दोनों माँ बेटी ही काम गई। इतने हार्टलेस तो हम भी नहीं हुए कभी। मिसेस कपूर ने कहा। लेकिन उसे मार कर भी कौन सा कुछ मिल गया?
बल्कि सब कुछ खुद ही शान्वी के नाम हो गया। मोनिका ने अपनी आंख रोल करते हुए कहा, अब इस शान्वी की बारी है, और इसका हाल तो उस सितारा से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मोनिका ने कहा, कुछ भी पागल वाली हरकत मत करना। मोहिनी ने कहा, हम पहले उससे अपना सब कुछ लेंगे, उसके बाद उसकी जान लेंगे। मिसेस सिंघानिया ने कहा, कोई जरूरत नहीं है डॉट। मिसेस कपूर ने कहा, तू डर क्यों रही है? ये सब हमारे लिए नया तो नहीं है। और फिर कार एक्सीडेंट के बारे में कहाँ किसी को कुछ पता चलना है? नापाक इरादों के साथ हंसते हुए मिसेस सिंघानिया ने कहा। चारों अंदर कमरे के बातें कर रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई बाहर खड़ा इनकी सारी बातें सुन रहा था। रेटिंग्स, कमेंट्स और स्टिकर्स देना आवश्यक है। कौन होगा इनकी बातें सुनने वाला? क्या सच में शान्वी की भी जान चली जाएगी? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक। ये कहानी क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज। चैप्टर 78। रॉय मेंशन में चारों महिलाएं अलग ही खिचड़ी बना रही थी। कुछ देर बाद मिस्टर कपूर और सिंघानिया दोनों लौट आए थे। क्या हुआ? क्या वकील साहब मिले? क्या बात हुई? उन लोगों को कमरे में आते देख मिसेस सिंघानिया झट से बोली, कम से कम चैन की सांस तो लेने दो। मिस्टर सिंघानिया ने चीढ़ कर कहा। फिर दोनों सोफे पर जाकर बैठ गए। चारों जनी कभी एक दूसरे की शक्ल देखती तो कभी उन दोनों की। ले ली चैन की सांस, अब कुछ बोलोगे? मिसेस सिंघानिया ने चीढ़ कर कहा। क्या बोले? क्या जानना है? मिस्टर कपूर ने थोड़ा गुस्से से कहा। ये गुस्सा दिखाने से अच्छा है कि बात बता दी जाए। मिसेज कपूर ने मिस्टर कपूर को देख कहा, सब कुछ गवा दिया है हमने, कुछ नहीं बचा। मिस्टर कपूर ने हताश होकर कहा। क्या मतलब? मोहिनी अपने डैड की बात सुन झट से पूछी। मतलब ये कि अगले महीने तक सब कुछ ऑफिशियली शान्वी के नाम हो जाएगा। मिस्टर सिंघानिया ने कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? वो अभी 25 की, मिसेस कपूर बोली। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मिस्टर कपूर बीच में बोले। 25 नहीं, 20। शान्वी के नाम सब कुछ 20 साल की उम्र में होना था। श्वेता ने विल में शान्वी के नाम सब कुछ 20 साल की उम्र में करवाया, लेकिन हम लोगों को लगा कि मिस्टर कपूर बोलते बोलते चुप हो गए, और हम लोगों को लगा कि सब कुछ शान्वी को 25 साल की उम्र में मिलेगा। हैरानी से मोहिनी ने कहा, इसी की वजह से तो हमने उस शान्वी को जिंदा रखा था, लेकिन उसकी मां श्वेता ने सब बिगड़ दिया। गुस्से में मिसेस कपूर ने कहा, यानी इसलिए तुमने उस शान्वी को जिंदा रखा हुआ था? मिसेस कपूर की बात सुन मिसेस सिंघानिया ने कहा। अब क्या करेंगे हम? मोनिका ने परेशानी से कहा। पता नहीं, मिसेस कपूर अपने सिर पर हाथ रख बोली। हमें अपना सब कुछ शान्वी से वापस लेना होगा, फिर चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मिसेस सिंघानिया ने नफरत से कहा। लेकिन कैसे? मोहिनी ने झट से पूछा। सबसे पहले तो हमें उस शान्वी से पेपर साइन करवाने के लिए कुछ करना होगा, मिसेस सिंघानिया ने कहा। जब तक हम शान्वी से सब कुछ अपना वापस नहीं ले लेते, तब तक हमें यही रहना पड़ेगा, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। शान्वी की जिंदगी तो मैं तबाह करके रहूंगी। जिस तरह उसकी वजह से हमें दूसरों के घर पर रहना पड़ रहा है, उसी तरह उसे सड़कों की ठोकर खानी पड़ेगी, या शायद वो बचे ही ना, मोनिका ने नफरत से कहा। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मिसेस कपूर ने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक मेड खड़ी थी, जो उन्हें डिनर के लिए बुलाने आई थी। मिसेस सिंघानिया ने उसे आने का बोल वापस भेज दिया। फिर कुछ देर वो सब भी अपने मुरझाए चेहरों को लेकर बाहर खाने के लिए चले गए। सुरेखा जी ने पहले ही दादाजी को सब बता दिया था, जिसके लिए दादाजी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई।
सुरेखा जी ने वैसे तो शान्वी के बारे में कभी बुरा भला कहा, लेकिन दादाजी ने उनकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। डिनर करते समय किसी ने कुछ नहीं कहा, सभी खामोशी से खाना खा रहे थे। अर्णव ने स्वर्णा जी को सारी बात बता दी थी, जिसके बाद उन्हें उन सब की हालत देख बड़ा मजा आ रहा था। अर्णव और स्वर्णा जी डिनर करते हुए उन सब को भी देख रहे थे, साथ ही एक दूसरे को देख मुस्कुरा भी रहे थे। डिनर कर सभी वापस चले गए थे। 3 रूम उन लोगों को दिए गए थे, जिसमें एक कमरा मिस्टर एंड मिसेस कपूर को दिया, दूसरा सिंघानिया और तीसरे में मोनिका और मोहिनी। अरमान तो डिनर के लिए नीचे ही नहीं आया था। उसने अपने रूम में ही डिनर मंगवा लिया था। कहीं न कहीं अरमान अब भी शान्वी के बर्ताव के बारे में सोच रहा था। वैसे भी बेचारा सिर्फ सोच ही सकता था। आज का दिन और रात कपूर और सिंघानिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। वही शान्वी को एक सुकून मिला था। आज की सुबह अलग ही वाइब दे रही थी। सुबह से ही मिसेस कपूर को कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। रॉय मेंशन में बैठे सब नाश्ता कर रहे थे। अरमान पहले ही ऑफिस जा चुका था कि तभी एक गार्ड घबराते हुए आया। क्या हुआ है? गार्ड को घबराते देख सुरेखा जी ने पूछा। उनकी आवाज सुन सबने मुड़कर गार्ड को देखा। वो मैडम बाहर। गार्ड थूक निगल अपना गला तर करने लगा। क्या बाहर? सुरेखा जी ने थोड़ा गुस्से से पूछा। वो बाहर पुलिस आई है। बड़ी मुश्किल से गार्ड अपनी बात पूरी कर पाया। क्या? सुरेखा जी अपनी जगह से खड़ी होकर बोली। गार्ड की बात सुन सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। मिसेस सिंघानिया और मिसेस कपूर के चेहरे की हवाएं उड़ गई। एक तो वैसे ही मिसेस कपूर को अजीब सी फीलिंग आ रही थी, ऊपर से रॉय मेंशन में पुलिस का आना काफी हैरानी करने की बात थी। सभी नाश्ता छोड़ बाहर आए, जहां मेन गेट के पास ही कमिश्नर कुछ पुलिस वालों के साथ खड़े थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? सुरेखा जी ने गुस्से में भड़कते हुए कहा। मैडम हम आपके यहाँ के नौकर नहीं हैं। थोड़ा तमीज में, कमिश्नर ने अपनी रोबदार आवाज में कहा। कमिश्नर की बात सुन सुरेखा जी अपना मुंह बनाते हुए चुप हो गई, जिसके बाद मनीष जी ने पूछा। क्या हुआ है कमिश्नर साहब? मनीष जी ने शालीनता से पूछा। हम इन लोगों को लेने आए हैं, कमिश्नर साहब ने अपनी रोबदार आवाज में कहा। चैप्टर 79 धमाका। पुलिस और कमिश्नर को देख सब हैरानी से खड़े थे। रॉय मेंशन में पुलिस का आना मानो गर्मी में सर्द हवाओं का चलना। रॉय मेंशन में पुलिस आना तो दूर, बल्कि मेंशन के दूर दूर तक पुलिस की परछाई भी नहीं आ सकती थी। अब तक मनीष जी ने अरमान के पास मैसेज कर दिया था, जिसे देखने के बाद अरमान तुरंत अपनी मीटिंग को बीच में ही छोड़ ऑफिस से निकल गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुरेखा जी ने गुस्से में भड़कते हुए कहा। मैडम हम आपके यहाँ के नौकर नहीं हैं। थोड़ा तमीज में, कमिश्नर ने अपनी रोबदार आवाज में कहा। कमिश्नर की बात सुन सुरेखा जी अपना मुंह बनाते हुए चुप हो गई, जिसके बाद मनीष जी ने पूछा। क्या हुआ है कमिश्नर साहब? मनीष जी ने शालीनता से पूछा। हम इन लोगों को लेने आए हैं, कमिश्नर साहब ने अपनी रोबदार आवाज में कहा। कमिश्नर ने मिसेस सिंघानिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसके बाद सभी की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। सब कभी मिसेस सिंघानिया तो देखते तो कभी कमिश्नर को। मिसेस सिंघानिया की तो सांसें ही रुक गई थी, शरीर कांपने लगा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करे। इतने में पीछे से अरमान भी आ गया। अरमान ने अपने ऑफिस और घर तक का रास्ता मुश्किल से 15 मिनट में तय कर लिया था। यहाँ क्या कर रहे हो कमिश्नर? अरमान ने अपनी कार से निकलते ही अपनी रौबदार आवाज में कहा। अपना काम मिस्टर रॉय, कमिश्नर ने भी पूरी अकड़ के साथ कहा।
कमिश्नर की बात सुन अरमान अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा, जिसका कमिश्नर पर कोई असर नहीं पड़ा। कमिश्नर के साथ खड़े पुलिस वालों की तो हालत खराब हो रही थी अरमान को देख, लेकिन कमिश्नर पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि कमिश्नर का नया नया ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से वो अरमान के बारे के कुछ नहीं जानते थे। और तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? कमिश्नर को घूरते हुए ही अरमान ने पूछा। मैंने एक रौबदार आवाज वहां गूंजी। सबने पीछे की तरफ देखा तो वहां से शस्त्र शानवी का हाथ थामे आ रहा था। शानवी का हाथ थामे देख अरमान का फिर खून फूक गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। वही शस्त्र को देख कपूर और सिंघानिया की फिर हालत खराब हो गई। शस्त्र बिल्कुल खतरनाक ओरे के साथ वहां चला आ रहा था। वही शानवी के चेहरे पर कंफ्यूजन थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों शस्त्र सुबह सुबह उसे यहाँ लेकर आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर पुलिस को लाने की? सुरेखा जी ने गुस्से में भड़कते हुए कहा। हिम्मत तो मुझ में बहुत है मिसेज रॉय, बस मैं अपनी हिम्मत आप जैसे लोगों पर वेस्ट नहीं करता। तिरछी मुस्कान के साथ शस्त्र ने कहा। अपना काम कीजिए कमिश्नर साहब। व्यंग्य तरीके से शस्त्र ने कमिश्नर को देखकर कहा। अरेस्ट देम। कमिश्नर ने फीमेल ऑफिसर्स को मिसेस सिंघानिया और मोनिका की तरफ इशारा करके कहा। लेकिन क्यों? हमने क्या किया? हकलाते हुए मिसेस सिंघानिया ने कहा। क्या आपको नहीं पता? कमिश्नर ने व्यंग्य तरीके से कहा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप कमिश्नर साहब? सही से बात बताइए, क्यों मेरी बीवी और बेटी को अरेस्ट कर रहे हैं? मिस्टर सिंघानिया ने परेशानी से पूछा। आपकी वाइफ और बेटी ने मिलकर एक लड़की का कत्ल किया है, कमिश्नर ने कहा। दोनों मां बेटी की तो जान ही सुख गई, साथ ही मिसेस कपूर और मोहिनी की भी। चारों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। ये क्या बकवास है कमिश्नर? सुरेखा जी ने भड़कते हुए कहा। भड़किए मत मिसेज रॉय, सबूत हम आपको दिखा देते हैं, कमिश्नर ने कहा। दिखाओ इन्हें। कमिश्नर ने एक फीमेल ऑफिसर को इशारा करके कहा, जिसके बाद कमिश्नर के कहने के बाद उस ऑफिसर ने अपने फोन में एक वीडियो चालू की और फोन सबकी तरफ कर दिया। वीडियो में मिसेस सिंघानिया और मोनिका का कन्फेशन था, जिसमें उन दोनों के काबुल किया कि कैसे कैसे उन्होंने सितारा की जान ली। ये वीडियो देख सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, साथ ही शानवी की भी। शानवी ने हैरानी से शस्त्र की ओर देखा। शस्त्र की आंखें भावहीन थी। उसने शानवी को एक नजर देख और फिर शानवी का हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगा उसके सिर को सहलाने लगे। शस्त्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहां लोग खड़े थे, लेकिन वो जानता था कि शानवी को इसकी जरूरत है। शानवी ने भी अपना सिर शस्त्र के सीने पर टिका अपने हाथों को उसको कमर पर लपेट दिया। ये सब झूठ है। ये हम नहीं है, मिसेस सिंघानिया ने हकलाते हुए कहा। मिसेस सिंघानिया, ये जो कमरा दिख रहा है वो भी झूठा है, फीमेल ऑफिसर से अपनी आईब्रो को उठाते हुए पूछा। हाँ, ये हम नहीं है, ये किसी ने एडिट की है। ये जरूर इस शानवी ने किया होगा, मोनिका ने शानवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिस सिंघानिया, इतने झूठ बोलने से अच्छा है कि आप लोग सब सच बोल दे, उस फीमेल ऑफिसर से कहा। क्या है ये सब? मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वीडियो देखने के बाद ही सब लोग हैरान थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। मिस्टर सिंघानिया तो जैसे सदमे में ही चले गए थे। ऑफिसर की बात सुन वो अपनी नींद से जागे और गुस्से में दोनों मां बेटी को देखते हुए बोले थे, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है मिस्टर सिंघानिया,
आपको आपकी ही बेटी के बारे में जानकारी नहीं है, पीछे से भावहीन चेहरे के साथ आते हुए अखिलेश जी ने कहा। वो भी आकर शस्त्र के बगल में खड़े हो गए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, निराश होकर मिस्टर सिंघानिया ने कहा। सितारा आपकी भी बेटी थी, मिस्टर सिंघानिया। दूसरों के बाप बनने की जिम्मेदारी पूरी करते करते अपनी ही बेटी के बाप नहीं बन पाए आप। अखिलेश जी ने धिक्कार भरी नजरों से उन्हें देखकर कहा, जिसे सुन मिस्टर सिंघानिया ने अपनी नजरें झुका ली। फिलहाल हमें इन्हें लेकर जाना होगा, कमिश्नर ने कहा। जिसके बाद दोनों फीमेल ऑफिसर दोनों मां बेटी को पकड़ ली। ये हम नहीं, ये सब चाल है, हमें फंसाया जा रहा है। मिसेस सिंघानिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। शानवी बस शस्त्र के सीने से लगे ही सब देख रही थी। उसने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि इन मां बेटी को इनके किए की सजा भी मिल पाएगी, लेकिन अब भी उसे जानना था कि ये सब हुआ कैसे। एक सबूत और देते हैं, फिर हम आपको, कमिश्नर ने कहा। जिसके बाद एक मेल ऑफिसर ने एक और वीडियो चलाई जिसमें राहुल था। राहुल वीडियो में सितारा की जान कैसे ली और क्यों ली ये सब कॉन्फेस कर रहा था, जिसमें उसने इन मां बेटियों का भी नाम लिया था। वो वीडियो देख सब दोबारा सदमे में चले गए। अरमान भी शॉक हो गया। अखिलेश जी और शस्त्र के चेहरे पर तो कोई इमोशन नहीं थे। शानवी की आंखें नम हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो शस्त्र की शर्ट भीगा रही थी। उन लोगों का कन्फेशन सुन वो दोबारा अपने उस पल में खो गई जब उसके साथ ये सब हुआ। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकती हो? सुरेखा जी ने हैरानी ने पूछा। ये सब झूठ है सुरेखा। जरूर ये इस लड़के की कोई चल है, शस्त्र की और इशारा कर मिसेस सिंघानिया ने कहा। वैसे वीडियो आप लोगों को मिली कैसे? वो तो हमारे विला की है। फिर मनीष जी ने मिसेस सिंघानिया और मोनिका की बात वाली वीडियो को याद करते हुए पूछा। मैंने दी है ये वीडियो। तभी सभी के बीच एक आवाज गूंज उठी। क्या हाल होगा इन मां बेटी का? क्या इन्हें कानून सजा देगा? किसने वीडियो दी होगी? पुलिस को? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज। चैप्टर 80 सजा। मिसेस सिंघानिया और मोनिका की बात का वीडियो पुलिस तक पहुंच चुका था। सब हैरान थे, ऐसे कैसे मिसेस सिंघानिया और मोनिका किसी की जान ले सकते हैं। सभी हैरान थे और मिस्टर सिंघानिया थोड़े परेशान भी। इन्हीं सबसे अलग सबके दिमाग में एक बात ये भी चल रही थी कि ये वीडियो पुलिस तक पहुंची कैसे। मनीष के पूछने के बाद वहां एक आवाज और गूंजी। मैंने दी है ये वीडियो, अर्णव ने आगे आते हुए कहा। सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और मुंह हैरानी ने खुला रह गया। शानवी जो शस्त्र के सीने से लगी हुई थी, उसने हैरानी से अपना सर घुमाकर देखा तो अर्णव खड़ा था। अर्णव को देख शस्त्र के चेहरे पर तो शैतानी मुस्कान छा गई, जिसे अरमान ने देख लिया। आहान, तुम्हें कैसे पता चला सब? सुरेखा जी ने हैरानी से पूछा। वो ताई जी, कल जब मैं काम से बाहर जा रहा था उस वक्त मैंने इन लोगों को बात करते सुना, जिसमें ये सब बोल रहे थे। मुझे गड़बड़ लगी तो मैं वहीं खड़ा बातें सुनता रहा, साथ ही वीडियो भी बना ली। तो ये वीडियो पुलिस तक कैसे पहुंची? स्वर्णा जी ने पूछा। मैंने ही पुलिस को दी, अर्णव ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। लेकिन क्यों? मिसेस कपूर ने तुरंत पूछा। क्यों? एक खूनी का सच सामने नहीं आना चाहिए था मिसेस कपूर, स्वर्णा जी ने आगे आकर कहा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मिसेस कपूर ने हकलाते हुए कहा। कमिश्नर साहब, बातें बहुत हो गई, शायद अब आपको काम करना चाहिए, अखिलेश जी ने भावहीन चेहरे से कहा। वैसे सितारा की बॉडी कहाँ है? स्वर्णा जी ने उदासी से पूछा। एम रियली सॉरी, बट सितारा की बॉडी नहीं मिल सकती, कमिश्नर ने कहा। क्यों? मिस्टर सिंघानिया ने झट से पूछा। तुम्हें क्यों जानना है? अब कैसे मन कर गया तुम्हारा? जिंदा का हाल तुम्हें पूछा नहीं गया। अब जब वो दुनिया में नहीं है
तब तुम्हें पूछना याद आ रहा है, अखिलेश जी ने भगड़कते हुए कहा। ना नहीं वो, ये ऐसे में मिस्टर सिंघानिया से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मिसेस सिंघानिया और मोनिका की बात सुन उन्हें बहुत जोर का झटका लगा था। वही उनकी हालत देख शान्वी की आंखें से आंसू झरझर बहने लगे थे, जो शस्त्र की शर्ट को भीगा रहे थे। शस्त्र बिना कुछ कहे बस शान्वी की पीठ और सिर को सहलाते हुए उसके कान के पास झुक बिल्कुल हल्के से पूछा, बुरा लग रहा है अपने डैड की हालत ऐसी देख? शस्त्र की बात सुन शान्वी ने सिर उठाकर शस्त्र को अपनी भीगी आंखों से देखा और बोली, बुरा इनकी हालत देखकर नहीं लग रहा है, हरकत देखकर लग रहा है। ये जो आज आंसू बहा रहे हैं, ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? बोलते बोलते उसने मिस्टर सिंघानिया को देखा, फिर रुककर वापस शस्त्र को देख आगे बोली, क्यों हर इंसान किसी को खोकर ही उसकी कदर जानता है? हर इंसान ऐसे नहीं होते, कुछ की जान चली जाती है। किसी अपने को खोकर शस्त्र के शान्वी की आंख में देखकर कहा और फिर उसके माथे को चूम लिया। उसका स्पर्श महसूस कर शान्वी ने अपनी आंखें मूंद ली और सिर वापस शस्त्र के सीने से टिका लिया। दोनों काफी हल्के बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आया, ना ही कोई कुछ सुन पाया। कैसे बाप हो तुम महेश, सितारा के डैड, तुम्हें अपनी सगी जवान बेटी का होश नहीं रहा? कभी जानना नहीं चाहा कहाँ है वो, किस हालत में है वो? अखिलेश जी ने गुस्से में धिक्कार भरी नजरों से मिस्टर सिंघानिया को देखकर कहा। अखिलेश जी की बात सुन मिस्टर सिंघानिया को खुद पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वो गुस्से में आगे बने और एक जोरदार थप्पड़ मिसेस सिंघानिया के जड़ दिया। ये सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। सभी के हैरानी से मुंह खुले रह गए। मिसेस सिंघानिया का मुंह एक तरफ को झुक गया। क्या हुआ, क्यों हुआ? कुछ समझ नहीं आया। मैं इस औरत की बातों में आ गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये औरत इतना भी गिर सकती है। इसने मुझे कहा कि इसने सितारा को कहीं रखा हुआ है, जिसके बाद इसने कहा कि सितारा भाग गई, लेकिन उसका मर्डर बोलते बोलते मिस्टर सिंघानिया चुप हो गए। फिर तो बराबर के गुनाहगार तुम भी हुए, अखिलेश जी ने कहा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने इन माँ बेटी की बात में आकर गलती की। मैं भी बराबर का गुनहगार हूँ। कानून मुझे जो सजा देना चाहिए मुझे वो मंजूर होगी, मिस्टर सिंघानिया ने उदासी से कहा। यकीनन ये काफी हैरत की बात थी कि वो खुद सजा पाने को राजी हो गए थे, लेकिन कोई उनके अंदर का गिल्ट नहीं समझ सकता था। उनके दिल में कभी सितारा के लिए नफरत नहीं थी, बस कुछ चीज ऐसी हुई कि वो अपनी खुद की बेटी से दूर हो गए। लेकिन अब जब बातें सुनी, सितारा के दुनिया में ना रहने की बात सुनी, तब उन पर क्या बीती ये वो किसी को बता भी नहीं सकते थे। ले चलो इन्हें कमिश्नर ने ऑफिसर्स को कहा, जिसके बाद दो फीमेल ऑफिसर मोनिका और उसकी मां को पकड़कर गाड़ी में बैठाया। दोनों मां बेटी के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा था। मिस्टर सिंघानिया तो खुद ही जाकर गाड़ी में बैठ गए। उनकी आंखों में पछतावा था। कमिश्नर ने मुड़कर शस्त्र को देखा, जिसे शस्त्र ने कुछ इशारा किया, जिस पर कमिश्नर ने भी अपना सिर हिला दिया और उन लोगों को वहां से लेकर निकल गए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मीनाक्षी जायदाद के लिए इतना भी गिर सकती थी, स्वरा जी ने घृणा भाव के साथ कहा। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। सुरेखा जी ने अपना सिर पकड़कर कहा। मॉम, जो हो गया उसके बारे में मत सोचिए, बेहतर होगा आप अंदर जाकर रेस्ट कीजिए, अरमान ने सुरेखा जी से कहा। वैसे आपको कैसे पता चला सितारा के बारे में भाई साहब? स्वरा जी ने अखिलेश जी से पूछा। अर्णव ने इन्फॉर्म किया था, अखिलेश जी ने कहा। थैंक यू अहान, एम रियली प्राउड ऑफ यू बच्चे। अगर तुम वो वीडियो नहीं बनाते तो कुछ लोगों का सच अब तक सामने नहीं आता, अखिलेश जी ने अर्णव के कंधे को थपथपाते हुए कहा, और फिर उसे अपने गले लगा लिया। वैसे सितारा की बॉडी? स्वरा जी पूछते पूछते रह गई। सितारा की बॉडी जिस खाई से फेंकी गई थी वो काफी गहरी थी, जिसमें उसकी बॉडी मिलना नामुमकिन है, अखिलेश जी ने उदास होकर कहा। वैसे वो राहुल कैसे पकड़ा गया? मनीष जी ने पूछा। इस बारे में अभी मेरे पास भी कोई जानकारी नहीं है। खैर मैं अभी निकलता हूँ, स्टेशन जाकर कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, अखिलेश जी ने कहा। उन्होंने जाने से पहले एक नज़र शस्त्र को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही शान्वी अब भी अपनी आंखें बंद किए हुई थी। काफी चीज उसके दिमाग में चल रही थी, जिसका जवाब उसे शस्त्र और आहान से लेना था।
सुरेखा जी के पास तो शब्द ही नहीं थे कुछ कहने को। डॉट आखिर उनकी सखी सहेली ने उन्हें कुछ कहने लायक जो नहीं छोड़ा था। आपको तो सब कुछ पता होगा न इस बारे में, स्वर्णा जी ने मिसेस कपूर को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा। क्या? ना नहीं, ऐसा कुछ हम। मिसेस कपूर बोलते बोलते चुप हो गई। आखिर जुबान ही उनकी इतनी लड़खड़ा रही थी। आपकी जुबान सबूत है कि जरूर आप भी पहले से सब जानती थी। अर्णव ने उन्हें घूर कर कहा। रचना, क्या तुम भी? सुरेखा जी ने पूछा। नहीं। वो मुझे भी कल ही पता चला। आखिर में मिसेस कपूर ने सच बोल ही दिया। मुझे तुम लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा। तुम जानती थी कि मीनाक्षी और मोनिका ने क्या किया है। फिर भी, सुरेखा जी ने शर्मिंदगी के साथ बोला। नहीं वो हम। मिसेस कपूर बोलते बोलते चुप हो गई। ज्यादा कुछ वो बोल सकती थी नहीं। अगर ज्यादा बोलने की कोशिश करती तो शायद उन्हें ही दिक्कत होती, इसलिए उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। शस्त्र ने ध्यान दिया कि शान्वी की सांसें धीमे चल रही थी, यानी वो सो चुकी थी। शस्त्र ने शान्वी को अपनी बाहों में उठा लिया। सबको नजरअंदाज कर उसने मिसेस कपूर को देखकर कहा, वो जो बातें जुबान से निकली थी आइंदा ख्याल में भी नहीं आनी चाहिए, वरना इस बार सीधा मौत से मिलोगी। शस्त्र ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। फिर बिना रुके शान्वी को लिए वहां से चला गया। उसकी बात सुने एक बार फिर वहां मौजूद लोगों के ज़हन में सवाल का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन न तो वो पूरी बात समझे थे ना ही जवाब जानते थे, जिसके बाद वो सब भी अंदर चले गए। सिवाय कपूर परिवार के। अरमान तो वहीं से वापस ऑफिस लौट गया था। मॉम, क्या सोच रहे हो? मोनिका ने अपनी मां को सोच के डूबे देख कर पूछा। ये सब प्लान था। मिसेस कपूर ने गुम हुए ही जे कहा। जिनकी बात सुन मोहिनी और मिस्टर कपूर के चेहरे पर सवाल नजर आने लगे। चैप्टर 81। पुलिस सिंघानिया परिवार के लोगों को ले जा चुकी थी। अरमान वहां से वापस अपने ऑफिस रवाना हो चुका था। शस्त्र शान्वी को अपनी बाहों में लिए वहां से चला गया था। रॉय मेंशन में भी सब वापस चले गए थे, लेकिन कपूर फैमिली बाहर ही खड़ी थी। मिसेस कपूर किसी गहरी सोच में थी, जिन्हें हिलाते हुए मोहिनी ने पूछा। मॉम, क्या हुआ है? ऐसे क्यों खड़ी हो आप? ये सब प्लानिंग थी। मिसेस कपूर ने अपनी सोच के ही गुम हुआ कहा। क्या? मिस्टर कपूर ने पूछा। मॉम, सदमा लग गया है क्या अपनी दोस्त को जेल जाते हुए देखकर? कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो? मोहिनी ने चीड़ कर कहा। बकवास बंद करो। मिसेस कपूर ने मोहिनी को घूर कर देखते हुए कहा। क्या हुआ है? किस सोच में हो? मिस्टर कपूर ने पूछा। ये अर्णव जरूर उस लड़के से मिला हुआ था, तभी तो वीडियो बनाई और उस लड़के के पास पहुंचा दी। मिसेस कपूर ने सोचते हुए कहा। अरे वाह मॉम, क्या बात पता चली आपको? हमने तो ये सोचा ही नहीं। मोहिनी ने ताली बजा व्यंग्य तरीके से कहा। उसकी बात सुन मिस्टर और मिसेस कपूर ने उसे अजीब नजरों से देखा। मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको तभी समझ जानी थी जब उस अर्णव ने वीडियो बनाने की बात कही। ऑब्वियस सी बात थी, अर्णव ने वो वीडियो बनाई और उस लड़के ने पुलिस तक पहुंचाई। फिलहाल इन सब को सोचने से अच्छा है ये सोचिए कि अभी सुरेखा आंटी को कैसे मनाओगे, वरना जो सपने उस शान्वी के लिए देख रही थी ना, वो हमारे ही साथ जो जाएगा। इस घर से भी निकल दिए जाएंगे हम। साथ ही शुक्र मनाओ कि हमारी बातें रिकॉर्ड नहीं थी, वरना इस घर के सामने खड़े भी नहीं हो पाते, वरना कौन जाने शान्वी का वो आशिक हमारा क्या करता। खैर, फिलहाल अंदर चलिए, ये फालतू की बातें मत सोचिए, वरना पता चले प्रॉपर्टी बिजनेस घर की तरह सी से छत भी जाए। हुमा अपनी बात खत्म कर मटकते हुए मोहिनी भी अंदर चली गई। मोहिनी सही कह रही है, कुछ सोचो कैसे सुरेखा और बाकी घर वालों को समझाओगी, वरना ये सब हमें यहां भी ठहरने नहीं देंगे, मिस्टर कपूर ने कहा। जिसके बाद दोनों भी अंदर चले गए। हॉल में सब बैठे हुए थे। सुरेखा जी के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी, वहीं स्वर्णा जी के चेहरे पर नफरत। अर्णव का चेहरा सपाट था। वो वहां से जाने लगा कि स्वर्णा जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अपनी मां की तरफ पलट कर वो बोला, शानू से मिलने मॉम। अपने देखा था कितनी उदास हो गई थी वो। अर्णव ने उदासी से कहा, तुम जाओ उसे देखो। स्वर्णा जी ने कहा, हो सके तो उसे लेते आना बेटा। दादाजी ने कहा, ठीक है। इतना बोल वो वहां से जाने लगा कि मिसेस कपूर को देख तिरछी मुस्कान मुस्करा दिया, जिसे देख उनकी आंखें छोटी हो गई। अब आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं?
स्वर्णा जी ने कपूर्स को देखकर कहा। उनकी बात सुन पहले तो तीनों एक दूसरे का चेहरे देखने लगे, फिर सुरेखा जी की तरफ, जो अपना चेहरा अपने हाथों से ढके बैठी थी। हम लोग सितारा के ज्यादा करीब नहीं थे, उससे हम उसके एक्सीडेंट से पहले मिले थे। उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन लगाव फिर भी था। लेकिन मीनाक्षी ने चंद रूपों के लिए उसकी जान ले ली और उसके गुनाह में उसका बराबर का साथ अपने भी दिया। मिसेस कपूर, स्वर्णा जी ने अपनी जलती आंखों से उन्हें देखते हुए कहा। हम अपने घर खूनी को रख रहे थे। दादाजी ने कहा, सुरेखा बहू, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन अब तुम अपने इन मेहमानों को कहीं और भेज दो। मैं अपने घर में न तो खूनी को जगह दूंगा या ही उनके साथियों को। दादाजी ने सुरेखा जी को देख फिर उड़ती नजर तीनों पर डालकर कहा, नहीं, हमने कुछ जानकर नहीं किया था और इस बारे के हमें भी कल ही पता चला। मिसेस कपूर ने झट से सफाई देते हुए कहा, तब अपने क्यों किसी और को नहीं बताया? क्यों पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? सुरेखा भाभी को क्यों नहीं बताया? मनीष जी ने उन्हें घूर कर देखते हुए कहा, जिससे वो सकपका गई। मुझे तो लगता है इनका भी वही प्लान होगा जो इनकी दोस्त ने किया, शानवी की जान लेने का, तभी तो शस्त्र ने इन्हें जाते हुए धमकी दी। मिसेस कपूर की तरफ देख स्वर्णा जी ने कहा। उनकी बात सुन दोनों ही माँ बेटी की हालत खराब हो गई। घबराई नजरों से दोनों ने एक दूसरे को देख और फिर स्वर्णा जी को। ये आप कैसी बात कर रही है? मिस्टर कपूर ने कहा। वही जिसका प्लान आपकी बीवी पहले ही बना चुकी होंगी, तंज भरे लहजे में स्वर्णा जी ने कहा। बस करो, बहुत हुआ। सुरेखा जी ने कहा, रचना, आज और यहां रह लो, कल तुम दूसरे फ्लैट में चली जाना। अभी जाओ तुम लोग। ये जो कुछ भी किया है वो सही नहीं था। मीनाक्षी ने जायदाद के लिए एक लड़की की जान ले ली। अरे मैं तो फख्र करती थी मेरे दोस्तों पर, लेकिन आज मेरे उन्हीं दोस्ती ने मेरा सिर झुकवा दिया। एक ने लड़की की जान ले ली तो दूसरी ने किसी को बताया तक नहीं। सुरेखा जी ने मिसेस कपूर को देखकर कहा, फिर वहां से बिना किसी से कुछ कहे चली गई। स्वर्णा जी ने उन तीनों को देखा, फिर वो भी वहां से किचन की तरफ चली गई। मनीष जी दादाजी को लेकर स्टडी रूम में चले गए। तीनों वही खड़े एक दूसरे का बस मुंह देखते रह गए। अर्णव शस्त्र के विला में आया तो शस्त्र नीचे हॉल में ही फोन पर बात करते हुए उसे दिख गया। शस्त्र को फोन पर बात करते देख अर्णव चुपचाप सोफे पर बैठ गया। शस्त्र अपनी बात खत्म कर अर्णव की ओर पलटा, जिसे देख अर्णव तुरंत पूछा, शानू कहाँ है? कैसी है? और वो रो क्यों रही थी? अर्णव की आवाज में शानवी के लिए फिक्र साफ सुनाई पड़ रही थी। अर्णव का शानवी की परवाह करते देख शस्त्र मुस्कुराया और बोला, जूनियर, इतना परेशान होने की बात नहीं है, वो सो रही है। रही बात रोने की, वो बस थोड़ा डर गई थी। तुम बताओ यहां कैसे आना हुआ? शस्त्र ने अर्णव ने सवाल किया। मैं आपसे पूछने आया था, आखिर आपको उन लोगों के बारे में पता कैसे चला था? सितारा की डेथ और बाकी सब? अर्णव ने पूछा। मुझे पता कुछ नहीं चला था, बस शक था तो तुम्हें कह दिया था। हल्की मुस्कान के साथ शस्त्र ने कहा। असल में हुआ ये था कि जब कपूर और सिंघानिया रॉय मेंशन आ गए थे, उसके बाद शस्त्र ने ही अर्णव से उन लोगों पर नजर रखने को कहा था, साथ ही उनकी बातों की वीडियो बनाने को, जिसके बाद मिसेस सिंघानिया ने गुस्से में ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था, जिसकी वीडियो अर्णव ने बनाकर शस्त्र को दे दी। शस्त्र ने वीडियो में एडिटिंग की, जिसमें से उसने मोहिनी और मिसेस कपूर की बात वाला हिस्सा हटा दिया। ये सब करने के बाद वीडियो सीधा कमिश्नर के पास पहुंचा दी। इसमें एक अच्छी बात यह भी हुई थी कि कमिश्नर शस्त्र की पहचान के थे। अपने मिसेस कपूर की बात का वीडियो क्लिप क्यों काटा था? अर्णव ने पूछा। कौन सा? शस्त्र ने अनजान बनते हुए कहा। जिसमें वो शानू को मारने की बात कर रही थी। ये भी तो क्राइम ही था ना फिर? अर्णव ने पूछा। अगर एक ही बार में सजा मिल जाएगी तो डर कैसे बनेगा? शस्त्र ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, जिसकी बात का मतलब समझ अर्णव भी मुस्कुरा दिया। मुझे अब भी समझ नहीं आया, आखिर वो राहुल कैसे पकड़ा गया और उसने अपना गुनाह कैसे मान लिया? अर्णव ने दोबारा सवाल किया। पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ हो, गुनाह करने वालों को उनके किए की सजा मिल गई। शस्त्र ने अपने हाथ में पकड़े फोन को घुमाते हुए कहा। कुछ और भी था तो शस्त्र अर्णव से छुपाना चाह रहा था। अर्णव कुछ देर और बैठा शस्त्र से बात करता रहा और फिर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही शस्त्र सीधा शानवी के रूम में चला गया, जहां शानवी नहीं थी। तभी उसे बाथरूम में से पानी की आवाज आई तो वो वही बेड पर बैठ अपने फोन में कुछ देखने लग गया। कुछ देर में शानवी फेस टॉवल से अपना चेहरा साफ करते हुए बाथरूम से निकली। शस्त्र को कमर में देख वो एक पल को चिहुम गई।
फिर उसने टॉवल को हैंग कर शस्त्र के सामने आकर पूछा, क्या किया है अपने अपने दोनों हाथों को आपस में बंधे उसने पूछा। जैसे अपने कुछ सुना नहीं था, शस्त्र फोन को साइड में रख सीधा बैठते हुए बोला। शस्त्र की बात सुन शानवी हैरान हो गई। उसने थोड़ा हकलाते हुए पूछा, का क्या मतलब? यही मतलब कि आपको ऐसे छुपकर मेरी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप मेरी और अर्णव की बातें सुन रही थी। अपनी दोनों आईब्रो को उचकाते हुए उसने कहा। हुआ ये था कि अर्णव जब आया था उसी टाइम शानवी जाग गई थी। वो शस्त्र ने सवाल करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसे ढूंढते हुए वो नीचे आ रही थी। तब उसे अर्णव नजर आया, जिसके बाद वो वहीं रुककर दोनों की बातें सुनने लगी। अर्णव को वापस जाते देख शानवी अपने कमरे में लौट गई थी। लेकिन ये सब शस्त्र को कैसे पता चला? मैं कोई बातें नहीं सुन रही थी। शानवी ने झट जवाब दिया। अच्छा, तो फिर सीढ़ी पर क्यों रुकी थी? अर्णव ने दोबारा पूछा। मेरा मन था। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे बताइए क्या करना चाह रहे हैं आप और क्यों? कहाँ है वो लोग? शानवी ने पूछा। शानवी की बात सुन शस्त्र के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी भावहीन आंखों से शानवी को देखते हुए कहा, क्या करना चाह रहा हो, क्यों करना चाह रहा हो, ये सब वक्त आने पर खुद बता दूंगा। रही बात की वो लोग है कहाँ, तो शस्त्र बोलते बोलते चुप हो गया। कहाँ है वो लोग? शानवी ने उत्सुकता से पूछा। बुरुंडी डॉट चैप्टर 82। शानवी ने शस्त्र और अर्णव की बातें सुन ली थी, लेकिन फिर भी उसे शस्त्र की बात पर यकीन नहीं हुआ था। शस्त्र इस वक्त उसके कमरे में ही बैठा था, जहां शानवी उसके सामने अपने हाथों को बांधे खड़ी थी। क्या? शस्त्र ने अपने कंधे को उचकाते हुए पूछा। वही सच था या आगे भी कुछ है? शानवी ने अपनी आईब्रो को उचकाते हुए पूछा। अरे सच में जो अपने सुना बस उतना ही है, शस्त्र ने मासूम सी शक्ल बनाए कहा। तो क्या उन लोगों को जेल हो जाएगी? शानवी ने बिना किसी भाव के पूछा। अगर आप उन्हें अपनी तरफ से कोई सजा देनी चाहे तो बता दीजिए। शानवी के चेहरे पर नजर गड़ाए शस्त्र ने कहा। मैं उन्हें क्या ही सजा दे सकती हूँ? शानवी ने अपने कंधे उचकाए कहा। तो आप रेस्ट करिए फिर, शस्त्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वैसे क्या मिस्टर सिंघानिया को भी जेल होगी? लेकिन बेल मिलने से तो शायद वो बच जाए। या फिर जेल ने क्या ही होगा, बस सोना और खाना, क्या ही सजा मिल पाएगी? शानवी ने अपने निचले होंठ को बाहर निकाल कहा। यहां बैठिए, इतनी देर से खड़ी है, पैर दर्द हो गए होंगे डॉट। शस्त्र ने शानवी का हाथ पकड़ उसे अपने सामने बैठाते हुए कहा। देखिए, मिस्टर सिंघानिया को कुछ टाइम के लिए ही कस्टडी में रखा जाएगा, क्योंकि उनका गुनाह नहीं था। लेकिन मिसेस सिंघानिया की बात मानी तो कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। बाकी बात रही उन तीनों की, तो आप उनके बारे में मत सोचिए। उनका क्या करना है वो मैं देख लूंगा। शस्त्र ने शानवी के गाल को सहलाते हुए कहा। क्या मतलब, आप क्या करेंगे? शानवी ने हैरानी से पूछा। वही जिसके वो लोग हकदार है, शस्त्र ने सर्द आंखों के साथ कहा। क्या वो जेल में ही रहेंगे? अचानक ही शानवी ने सवाल किया। नहीं डॉट, एक टूक के शस्त्र ने जवाब दिया। तो फिर? कहा, शानवी ने पलके झपकाते हुए पूछा। बुरुंडी, ईस्ट अफ्रीका में, शस्त्र ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। आप मजाक कर रहे हैं? शानवी अपनी जगह से खड़ी होकर बोली। बिल्कुल नहीं। क्या आपको मेरी आंखों में कोई मस्ती मजाक नजर आ रहा है? शस्त्र ने अपनी आंखों को बड़ी करके कहा। अपने उन लोगों को बुरुंडी भेज दिया? शानवी ने शस्त्र की ओर झुककर पूछा। भेजा नहीं है, भेज दूंगा। शस्त्र के शानवी का हाथ पकड़ उसे वापस अपने सामने बैठा कर कहा। मतलब? नासमझी के साथ शानवी ने पूछा। मतलब? सब्र कीजिए, वक्त आने पर बता दूंगा। शस्त्र से उसके बालों को सही करते हुए कह। आपकी बातें, चिढ़ते हुए शानवी ने कहा। जी मेरी बातें? शानवी के चेहरे के करीब जाते हुए शस्त्र ने पूछा। ये पास क्यों आ रहे हैं? थोड़ा दूरी बनाएं। शस्त्र को पीछे की ओर धकेलते हुए शानवी ने कहा। डोंट वरी, अपनी लिमिट्स जानता हूं मैं, पीछे होते हुए शस्त्र ने कहा। अच्छा, अब आप उठी गई है तो रॉय मेंशन चली जाइए, दादाजी ने आपको बुलाया था। शस्त्र ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। आप नहीं चलेंगे? आंखों को टिमटिमाते हुए शानवी ने पूछा। अगर ऐसे देखकर पूछेंगी तो फिर तो मैं आपके साथ हर जगह चल लूंगा। शानवी के माथे को चूम शस्त्र ने कहा। क्यों बिना बोले नहीं चल सकते? शानवी ने आंखें छोटी करके पूछा। बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन उस वक्त बॉडीगार्ड वाली फीलिंग आएगी।
लेकिन आपके कहने पर चलने पर डॉट शस्त्र बोलता बोलता रुक गया। मेरी कहने पर शानवी ने शस्त्र की बात दोहराए सवालिया नजरों से उसे देखकर पूछा। आपके कहने पर चलने पर भी वही फीलिंग रहेगी डॉट शस्त्र ने हंसते हुए कहा और थोड़ा पीछे हो गया। उसकी बात सुन शानवी उसका हंसता चेहरा देखती रही, फिर खुद भी साथ में हंसने लगी। बेड पर रखे तकिए को उठा शस्त्र की ओर फेंक दिया, जिसे शस्त्र ने पकड़ लिया। अच्छा चलिए चलते हैं दादाजी से मिलने डॉट शस्त्र ने तकिए को उसकी जगह पर रखते हुए कहा। मैं 2 मिनट में आया, आप नीचे वेट कीजिए। इतना बोल वो वहां से निकल सीधा अपने कमरे में चला गया। शानवी भी बाल सेट कर नीचे उसका वेट करने लगी। कुछ देर में शस्त्र भी आ गया तो दोनों साथ में वहां से रॉय मेंशन जाने को पैदल ही बढ़ गए। वैसे आप अर्णव को कैसे जानते हैं? शानवी ने चलते हुए पूछा। वो स्कूल टाइम से मेरा जूनियर रहा है, शस्त्र ने नॉर्मल जवाब दिया। ओह, यानी आप लोग स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हो? शानवी ने शस्त्र के चेहरे को देखकर पूछा। बिल्कुल डॉट शस्त्र ने हल्की गर्दन टेढ़ी कर शानवी को देख कहा। ऐसे ही बातें करते करते दोनों चलते हुए रॉय मेंशन में आ गए। हॉल में ही सब बैठे थे सिवाय कपूर और सुरेखा जी के। शानू मेरी बच्ची कैसी है? तुम तो यहां से जाने के बाद से हमें भूल ही गई हो। स्वर्णा जी ने शानवी को देखते हुए उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भला आपको भूल सकती हूँ? शानवी के उनकी कमर पर हाथ लपेट कर कहा। यानी हमें भूल गई? पीछे से दादाजी ने नाराजगी से कहा। बिल्कुल भी नहीं दादू डॉट स्वर्णा जी से अलग होकर शानवी ने दादाजी को देखकर कहा, फिर उनके पास जाकर बैठ गई। दादाजी ने भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर मनीष जी ने उसे साइड हक किया। शस्त्र भी जाकर वही सोफे पर बैठ गया। सारे बैठे बातें ही कर रहे थे कि इतने में सुरेखा जी वहां आ गई, जिनके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। उनके ही पीछे पीछे मोहिनी और मिसेस कपूर भी आ गए। क्या हुआ बहू? सुरेखा जी के चेहरे पर परेशानी देख दादाजी ने पूछा। वो मीनाक्षी और मोनिका डॉट वो बोलते बोलते रह गई। क्या हुआ उन्हें? दादाजी के पूछा। कहीं भाग तो नहीं गई? अपनी आंख को रोल करते हुए स्वर्णा जी ने कहा। उनकी बात सुन सबकी नजरें स्वर्णा जी से होते हुए सुरेखा जी पर जा अटकी। वो दोनों भाग गई है। गहरी सांस ले आंख बंद कर सुरेखा जी ने कहा। मैंने तो मजाक के कहा था, वो दोनों तो सच में। स्वर्णा जी ने आंखें बड़ी किए कहा। ये आप क्या बोल रही है? मिसेस कपूर ने पूछा। वही जो अपने सुन, स्वर्णा जी ने तंज के साथ कहा। ऐसे कैसे पुलिस से बचकर भाग गई? मनीष जी ने कहा। अभी वो सब पता नहीं चला, लेकिन वो दोनों। सुरेखा जी बोलते बोलते चुप हो गई। उनकी बात सुन शानवी ने सीधा शस्त्र की ओर देखा, जिसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। मिसेस कपूर और मोहिनी हक्की बक्की खड़ी, कभी हैरानी से एक दूसरे को देखती तो कभी सुरेखा जी को डोट। बचकर जाएंगी कहाँ दोनों? अपने किए की सजा तो यही मिलेगी दोनों को डोट। नफरत के साथ स्वर्णा जी ने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, दोनों को भागने की क्या जरूरत थी? सुरेखा जी ने उदास होकर कहा। आपको अब भी उन दोनों की परवाह हो रही है? हैरानी से स्वर्णा जी ने सुरेखा जी को देखते हुए कहा। मैं डॉट सुरेखा जी अपनी बात पूरी बोल पाती, लेकिन उससे पहले उनकी बात को बीच में काट कर स्वर्णा जी ने ही कहा। अरे हाँ, आपकी तो सहेली है, अगर आपको परवाह नहीं होगी तो किसे होगी? तंज कसते हुए स्वर्णा जी ने कहा। तुम मुझे क्यों कह रही हो? सुरेखा जी ने पूछा। स्वर्णा बहू, इन सब के बारे में बात मत कीजिए। शानवी आया हुई है तो उसके लिए जरा कुछ अच्छा अच्छा पकवान बनाइए, दादाजी ने स्वर्णा जी को देखकर कहा। खुद को शांत कर स्वर्णा जी वहां से किचन की ओर चली गई। सुरेखा जी भी वही चुपचाप बैठ गई। इस बार उन्होंने शानवी को देख कुछ भी नहीं कहा। अर्णव और शस्त्र ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिया। उन्हें मुस्कुराते मिसेस कपूर ने देख लिया था। तुम दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हो? मिसेस कपूर ने झट से पूछा। उनकी आवाज सुन सब उन्हें देखने लगे। शस्त्र अपनी बाई भौं उठाए उन्हें देखने लगा। हम क्या आपसे परमिशन लेकर मुस्कुराएंगे? अर्णव ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। लेकिन तुम दोनों की मुस्कान कुछ अजीब सी थी, मिसेस कपूर ने दोबारा कहा। मॉम डॉट क्या बोल रही हो? मोहिनी अपनी माँ के कान के पास धीरे से बोली। क्या मतलब? सुरेखा जी ने मिसेस कपूर को देखकर पूछा। अर्णव, कहीं तुम इस लड़के के साथ मिलकर जानबूझकर हमें परेशान तो नहीं कर रहे? जिस तरह तुम दोनों मुस्कुरा रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं मीनाक्षी को जेल से भागने का कोई ड्रामा किया हो तुम लोगों ने? शक भरी नजरों से मिसेस कपूर ने उन दोनों को देखकर पूछा। उनकी बात सुन
सभी की नजरें उन पर चली गई। किसी में से कोई कुछ बोलता कि उससे पहले पीछे से आती हुई स्वर्णा जी बोल पड़ी। अपनी जुबान को उतना ही चलाना चाहिए जितनी जरूरत। मेरे बेटे को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है हंसने मुस्कुराने के लिए। खबरदार, आइंदा से अगर मेरे बेटे से ऐसे बात करने की कोशिश भी की तो। स्वर्णा जी ने गुस्से ने उन्हें देखते हुए कहा। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी प्लेट को टेबल पर रखते हुए कहा, शानू, खास तेरे लिए बनाया है, टेस्ट करके बता। शस्त्र बेटा तुम भी खाओ। उनका ऐसा बर्ताव सुरेखा जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक तरीके से उन्हें इग्नोर कर रही थी। मिसेस कपूर भी अपनी बेइज्जती का घुट पीकर वहां से चली गई। उनके ही पीछे पीछे उनकी बेटी भी। मैं बता रही हूं मिसेस सिंघानिया से भी बुरा हाल मिसेस कपूर का होगा। फिलहाल तो आप लोग बताओ, मिसेस सिंघानिया, मोनिका और राहुल को क्या सजा मिलनी चाहिए। चैप्टर 83। कुछ देर रॉय मेंशन में बीताकर शस्त्र और शानवी वापस आ गए थे। विला ने आते ही शानवी शस्त्र के सामने खड़े होकर पूछी, क्या आपने उन्हें बुरुंडी भेज दिया? अभी तो वो लोग रास्ते में होंगे। आराम से सोफे पर विराजमान होकर बैठते हुए शस्त्र ने कहा। क्या करना चाह रहे हो आप? शानवी ने हैरानी से पूछा। पहले तो यहाँ बैठो। शानवी का हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठाते हुए शस्त्र ने कहा। क्या हर टाइम आप बस बैठाते रहते हो? चीढ़कर शानवी ने कहा। बैठने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि आपके पैर दर्द न करे, शस्त्र ने शानवी का हाथ पकड़कर कहा। अच्छा ठीक है, अब मुझे सही से सब बताओ। सब कुछ? शानवी ने चीढ़ कर पूछा। काफी जल्दी है आपको सब जानने के, शस्त्र ने अपनी भौं उचकाते हुए कहा। फिर टाइम बर्बाद डॉट। शानवी ने निचला होंठ बाहर निकाल कर कहा। अच्छा बताता हूँ मिसेस सिंघानिया और उनकी बेटी को मैंने बुरुंडी भेज दिया है। अभी तो वो लोग रास्ते में होंगे, कल तक पहुंच जाएंगे, शस्त्र ने कहा। लेकिन क्यों? शानवी ने कुड़ते हुए पूछा। क्योंकि उन लोगों ने यहाँ बहुत आराम कर लिया है। अब थोड़ा काम करने देते हैं उन्हें। अगर काम नहीं करेंगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा, आंखों को रोल करते हुए शस्त्र ने कहा। वहाँ काम? आंखें छोटी कर शानवी ने पूछा। जी बिल्कुल, वहाँ उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। छोटा मोटा काम करना होगा, साथ ही मेरे खास लोग हैं वहाँ, उन लोगों का ख्याल रखने के लिए। आप जरा उन लोगों के बारे में कम सोचिए और हमारे बारे में ज्यादा डॉट। शरारती अंदाज में शस्त्र ने कहा। मुझे अभी किसी के बारे में नहीं सोचना है। आप पहले मुझे ये बताइए कि कपूर का क्या होगा। आई मीन मिसेस सिंघानिया और मोनिका को उनके कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन मिसेस कपूर और मोहिनी ने शानवी के साथ भी अच्छा नहीं किया, तो उनका क्या करना है? शानवी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। उन लोगों का हिसाब बाद में होगा, आप जरा चिल करो, शस्त्र ने भी अपनी जगह से खड़े होकर कहा। वो मैं सोच रही थी कि अखिलेश अंकल से बात करने की। आई मीन मुझे इन सब के बारे में जानना है। मिसेस सिंघानिया, मिसेस कपूर, अखिलेश अंकल, मम्मा, इन सब का क्या रिलेशन है? मुझे सारी बातें जाननी है, शानवी ने कहा। ठीक है, फिर आज मिस्टर राय से मिलकर देखते हैं, शस्त्र ने कहा। और वह कैसे होगा? शानवी ने पूछा। डोंट वरी, मैं देख लूंगा, आज दोपहर में ही मिस्टर रॉय से बात करते हैं, शस्त्र ने कहा। अच्छा, अभी मुझे ऑफिस जाना है कुछ काम से, तो दोपहर में मिलता हूँ, शस्त्र ने शानवी के माथे को चूम कर कहा और फिर अपने फोन में कुछ देखते हुए चला गया। उसको जाते देख शानवी मुस्कुरा दी और फिर वही सोफे पर बैठ गई। शस्त्र अपने विला से निकल ऑफिस जाने के रास्ते में बढ़ गया, लेकिन वो अपने ऑफिस न जाकर दूसरे मोड़ पर चला गया। करीब 20 मिनट की ड्राइविंग कर उसने अपनी कार एक 2 मंजिला मकान के सामने रोकी। कार को साइड में ही पार्क कर वो घर के सामने जाकर डोर बेल बजाया। कुछ देर बाद एक औरत से दरवाजा खोला और शस्त्र को देख साइड हो गई। ये घर भले ही दिखने में 2 मंजिला और बाहर से सदा था,
लेकिन अंदर रखी हर चीज काफी लग्जरियस थी। शस्त्र अंदर आकर सीधा सीढ़ी से होते हुए ऊपर चला गया। ऊपर थोड़ा आगे बढ़ वो लेफ्ट साइड में बने रूम के सामने खड़ा हो गया। गहरी सांस ले उसने दरवाजा नोक किया तो अंदर से एक भरी आवाज आई, आ जाओ डॉट। आवाज सुन शस्त्र दरवाजा खुल कमरे में चला गया और फिर वापस दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर वो मुड़ा तो राइट साइड में एक 55 साल के करीब का आदमी, फॉर्मल पैंट, ब्लू शर्ट, आंखों पर चश्मा, एक हाथ में किताब, दूसरे हाथ को सोफे के आर्म रेस्ट से टिकाए, पैर पर पैर चढ़ाए। वो नोवेल पढ़ रहा था। उम्र दिखने में बिल्कुल भी 50 के करीब नहीं दिख रही थी। काफी अच्छे से खुद को मेंटेन कर रहा था। आंखों को आराम दिया कीजिए। बुढ़ापे में आंखों को ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। शस्त्र उस आदमी को देख बेड की तरफ बढ़ गया। शस्त्र की आवाज सुन उन्होंने अपनी नजरें उठाकर देखी और फिर वापस नोवेल में नजरें गड़ा ली। क्या बात है, आज काफी शांत हैं आप। कुछ कहेंगे नहीं? बेड पर आधा लेट शस्त्र ने कहा। उसकी बात सुन उस आदमी ने अपना सिर उठा दोबारा उसे देखा और फिर अपना ध्यान नोवेल में लगा लिया। उसने उस आदमी की तरफ अपना सिर घुमाकर कहा, अहम अहम। लगता है ज्यादा ही नाराज हैं आप। शस्त्र का आधा शरीर बेड पर था और आधा बेड से नीचे। उसकी बात सुन उस आदमी ने दोबारा शस्त्र की ओर देखा, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी नजरें उससे नहीं हटाई। क्या बात है मिस्टर रॉय, आप तो बिल्कुल एक गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव कर रही हैं, शस्त्र ने मस्करी करते हुए कहा। वो आदमी कोई और नहीं अखिलेश जी थे, जिनसे मिलने शस्त्र यहाँ आया हुआ था। शस्त्र की बात सुन अखिलेश जी ने कुछ नहीं कहा, बस उसका चेहरा देखते रहे। ऐसे मत देखिए मिस्टर रॉय, मुझे शर्म आ रही है, शस्त्र ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपाकर कहा। कुछ गलत खाकर आए हो? अखिलेश जी ने अजीब सा चेहरे बनाकर पूछा। ओह, आप बोलते भी है, शस्त्र ने अपना हाथ चेहरे से हटाते हुए कहा। मुझे छोड़ो, अपना बताओ, आज कैसे यहाँ आना हुआ? अखिलेश जी की बोली में सवाल और नाराजगी दोनों थी। क्या आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? शस्त्र ने सीधे बैठकर बोला। तुम जानते हो मुझे तुम्हारे आने पर अच्छा लगता है या नहीं? अपनी जगह से खड़े होकर अखिलेश जी ने कहा। सॉरी, मैं इतने टाइम से नहीं आ पाया, लेकिन आपको एक गुड न्यूज़ दूं। अपनी जगह से उठ, शस्त्र अखिलेश जी के पास आते हुए बोला। पहले तो उसकी आवाज में उदासी थी, लेकिन बात की बात बोलते हुए उसकी आंखें मोतियों की तरह चमकने लगी। यही कि तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अखिलेश जी ने शस्त्र की तरफ मुड़कर कहा। आपको कैसे पता चला? हैरानी से शस्त्र ने पूछा। आखिर बाप हूं मैं तुम्हारा, अपनी बाई भौं उचकाते हुए उन्होंने कहा। ये बात भी सही है, शस्त्र ने कहा। यहाँ आने की वजह? बेड की तरफ बढ़ते गए अखिलेश जी ने पूछा। वो आपसे कुछ बातें जाननी थी, जिसके लिए आपको बुलाने आया था, शस्त्र ने कहा। लेटर मिल गया? अखिलेश जी ने शस्त्र की ओर पलटकर पूछा। अब ये आपको कैसे पता? शस्त्र ने हैरानी से आंखें बड़ी करके कहा। बाप हूं मैं तुम्हारा, अखिलेश जी ने दोबारा वही जवाब दिया। फाइन, समझ गया। आप बताना नहीं चाहते? मत बताइए, लेकिन क्या आप साथ चलेंगे? जो बात बताने वाली है वो बताएंगे? शस्त्र ने उनसे पूछा। अगर मैं मना कर दूंगा तो क्या कर लोगे? अखिलेश जी ने अपने हाथों को आपस में बांधते हुए पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस आप कोडोट। इतना बोलते बोलते शस्त्र चुप हो गया। उसने तिरछी मुस्कान के साथ आगे कहा। बस आपको भी बुरुंडी भेज दूंगा। इतना बोल उसने अपनी बाई आंख ब्लिंक कर दी। वही शस्त्र की बात सुन अखिलेश जी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए उसे देखने लगे। वो शस्त्र के एक्सप्रेशन देख रहे थे,
जो उसकी बात में सच्चाई की गवाही दे रही थी। शस्त्र के इतने खतरनाक इरादे देख अखिलेश जी सकपका गए और थोड़ा हड़बड़ा कर बोले, मैंने मना कब किया? मैं चलूंगा। अखिलेश की ने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, आप मना कर भी नहीं सकते। तिरछी मुस्कान देते हुए शस्त्र ने कहा, क्या तुम अपने पास्ट के बारे में भी बताओगे? बताओगे उसे कि क्यों बचपन में साथ नहीं थे उसके, क्यों इतने साल तक लौट कर नहीं आ पाए? अखिलेश जी ने शस्त्र के चेहरे को देखता हुए कहा। उनकी बात सुनते ही शस्त्र के चेहरे के भाव बिल्कुल सीरियस हो गए, आंखें बिल्कुल सर्द, बिना किसी भाव की। अभी तक जो मुस्कान उसके चेहरे पर थे वो अब गायब हो गई थी। उसने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, जो मैं चाहूंगा, जब मैं चाहूंगा तभी मेरे बारे में कुछ बताया जाएगा। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए। इतना बोल शस्त्र ने उनकी तरफ पीठ कर ली। ऐसा करते ही उसकी आंखों में एक दर्द की लहर उमड़ गई। अपने जज्बातों को संभाल उसने आगे कहा, उनकी कंडीशन अब कैसे है? कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन असर हो रहा है। अखिलेश जी ने कहा, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। क्या आप चलेंगे? दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए शस्त्र ने कहा। हाँ चलो। इतना बोल अखिलेश जी भी शस्त्र के पीछे पीछे चल दिए। शस्त्र अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा और अखिलेश जी बगल की पैसेंजर सीट पर। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। शस्त्र ने भी कार आगे बढ़ा दी। करीब 15 मिनट बाद शस्त्र ने अपनी कार एक हाई फाई दिखने वाले हॉस्पिटल के सामने रोकी। कार को वहीं छोड़ वो दोनों अंदर चले गए। ये हॉस्पिटल सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी काफी लग्जरियस दिख रहा था। हॉस्पिटल में रखी बेंचेस से लेकर फ्लोर मार्बल तक सब कुछ काफी महंगा था। हॉस्पिटल में मौजूद हर सामान चिल्ला चिल्ला कर अपनी कीमत बता रहा था। इस हॉस्पिटल का मालिक कोई और नहीं बल्कि शस्त्र ही था। दोनों वहां से वीआईपी लिफ्ट के पास पहुंचे। ये लिफ्ट सिर्फ शस्त्र और अखिलेश जी ही उसे करते थे। शस्त्र ने 20 फ्लोर का बटन दबा दिया, जिसके कुछ देर बाद ही लिफ्ट 20 फ्लोर पर आकर रुकी। लिफ्ट का दरवाजा खोला तो सामने ही काले कपड़े पहने हट्टे कट्टे बाउंसर्स खड़े था। हाई टेक सिक्योरिटी। उस पूरे फ्लोर पर बस गार्ड्स बाउंसर्स ही लाइन से फैले हुए थे। शस्त्र को देख सबने अपना सिर झुका दिया। शस्त्र सबको इग्नोर कर सीधा आगे बढ़ गया। उसके कदम आखिरी कमरे के सामने रुके, साथ ही अखिलेश जी के भी। शस्त्र में उस रूम का दरवाजा खोला और दोनों अंदर आ गए। दोनों अंदर आए तो डॉक्टर वहां मौजूद थे, साथ ही 2 बाउंसर भी पीछे खड़े हुए थे। शस्त्र ने सभी को बाहर जाने का इशारा किया, जिसके बाद सब कमरे से बाहर चले गए। इस कमरे में मौजूद हर सामान बाहर से मंगवाया हुआ था। सारी मशीन, इक्विपमेंट, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। कमरे में बीचों बीच एक बेड, जिस पर एक औरत बेजान शरीर के साथ पड़ी हुई थी। उंगलियों में लगी क्लिप, हाथों में ड्रिप, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क। उस औरत का चेहरा सुजा हुआ था, आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे पड़ चुके थे। हालत देख ऐसा लग रहा था मानो कितना सालों से वो औरत उसी जगह पर पड़ी हुई थी। एक तरफ शस्त्र तो दूसरी तरफ अखिलेश जी खड़े उस औरत को देख रहे थे। शस्त्र कुछ देर तक यूं ही देखने के बाद उस औरत की मेडिकल रिपोर्ट, पल्स, बीपी और बाकी सारी चीजें देखने लगा। वहीं अखिलेश जी काउच पर बैठे सब देखने लगे। अखिलेश जी को अब खुद की बोली बात का पछतावा हो रहा था। शस्त्र का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। कोई इमोशन नहीं, कोई दर्द, तकलीफ नहीं। शायद अखिलेश जी कुछ ऐसा कह गए जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। खैर कुछ देर और दोनों वहां रहे। उसके बाद शस्त्र ने सीधा कर अपने विला की तरफ बढ़ा दी। चैप्टर 84।
शस्त्र और अखिलेश जी हॉस्पिटल से निकल घर जाने की ओर बढ़ गए थे। रास्ते भर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। शस्त्र के चेहरे पर तो कोई भाव भी नहीं थे। वो बस सामने देख ड्राइविंग कर रहा था। वहीं अखिलेश जी थोड़े परेशान नजर आ रहे थे। उनका सारा ध्यान शस्त्र पर ही था। अब उन्हें अपनी कही बातों को याद कर खुद की गलती महसूस हुई। उन्होंने शायद कुछ ऐसा कह दिया था जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। खैर कुछ देर बाद दोनों विला पहुंच चुके थे। अंदर आते ही दोनों को खाने की खुशबू आई। आज शस्त्र का विला खाने की महक से महक रहा था। तभी शान्वी अपने हाथ में बाउल पकड़े किचन से बाहर निकली। उसने बाउल को टेबल पर रखा कि उसकी नजर सामने खड़े अखिलेश जी और शस्त्र को देखा। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा आगे आई और बोली, आप लोग बिल्कुल ठीक टाइम पर आए, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर साथ में लंच करेंगे। शान्वी की बात सुन शस्त्र बस सिर हिलाकर वहां से ऊपर की ओर चला गया। शान्वी को शस्त्र का ये बर्ताव अजीब लगा। उसे अब शस्त्र के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं दिख रही थी। वो सुबह के वक्त थी। एक खालीपन सा दिखा उसे शस्त्र की आंखों में, जिसे देख वो सोचने पर मजबूर हो गई, साथ ही थोड़ी परेशान भी। बिल्कुल, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। अखिलेश जी ने शान्वी का उदास चेहरा देख उसका ध्यान भटकाने की वजह से कहा। शान्वी ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखा और वापस किचन की ओर चली गई। वहीं अखिलेश जी नीचे ही बने गेस्ट रूम की ओर बढ़ गए। शस्त्र ऊपर अपने कमरे में आते ही इधर उधर टहलने लगा। उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो सीधा बाथरूम में शावर चालू कर उसके ही नीचे खड़ा हो गया। शस्त्र ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि उसके ऐसे चले आने से शान्वी अपसेट हो गई है। शान्वी को जब शस्त्र ने मैसेज करके बताया था कि वो और अखिलेश जी आ रहे हैं, तब वो खुशी खुशी खाना बनाने लगी। क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था, इसलिए शान्वी ने खुद से लंच प्रिपेयर करने का सोचा। उसे लगा था कि शायद शस्त्र खुश होगा, लेकिन यह तो उल्टा हो गया। खुशी छोड़ो, शस्त्र के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं दिखे और यही देखकर उसे काफी बुरा लग रहा था। किचन का थोड़ा काम समेट शान्वी वापस बाहर आकर चेयर पर बैठ दोनों का वेट करने लगी। तभी अखिलेश जी वहां आकर बैठ गए। कैसी हो बेटा? मुस्कुराते हुए अखिलेश जी ने पूछा। हल्की मुस्कान के साथ शान्वी ने कहा, मैं अच्छी हूं अंकल, आप बताइए। शान्वी की मुस्कान के पीछे दुखी चेहरे को अखिलेश जी समझ रहे थे, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। एक बात पूछूं आपसे? शान्वी ने अखिलेश जी का चेहरा देखते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, हल्की मुस्कान के साथ अखिलेश जी बोले। आपका और शस्त्र का क्या रिश्ता है? शान्वी ने अखिलेश जी के चेहरे पर नजरें टिकाए ही पूछा। शान्वी की बात सुन अखिलेश जी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, जिसे शान्वी देख रही थी। खाना खाते हैं जबरदस्ती मुस्कुराकर अखिलेश जी ने कहा। शायद वो शान्वी की बात का जवाब देने से बच रहे थे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, शान्वी ने अखिलेश जी के चेहरे पर ही नजर टिकाए पूछा। ये जानने का मन क्यों हुआ? अखिलेश जी ने शान्वी से पलट सवाल किया। आपका मेरी बातों का जवाब न देना साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि आप मेरे सवालों के जवाब देने से बच रही हैं। कोई बात नहीं अगर आप बताना नहीं चाहते तो, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ कि आप दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ तो रिलेशन है आप दोनों का, शान्वी ने कहा। और तुम ये कैसे कह सकती हो? अखिलेश जी ने शान्वी के चेहरे पर नजरें टिकाए पूछा। कहीं न कहीं वो शान्वी की बात सुन हैरान थे। आखिर शान्वी को कैसे पता चला कि शस्त्र और वो एक दूसरे को जानते हैं? क्योंकि दोनों ने कभी भी शान्वी के सामने ना तो एक दूसरे से बात की ना ही कभी कोई रिस्पॉन्स किया। लेकिन फिर भी शान्वी ने पहचान कैसे लिया?
अखिलेश जी की बात सुन शान्वी हल्का मुस्कुरा कर बोली, ये पहचान पाना इतना भी मुश्किल नहीं था। अब अगर आप लोग एक दूसरे को देख मुस्कुराओगे, आंखें मटकाओगे तो कोई भी पहचान लेगा, शान्वी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। जिसे सुन अखिलेश जी की हंसी निकल गई। तुम सच में अपनी माँ की कॉपी हो, हंसते हुए अखिलेश जी ने कहा। माँ का नाम सुनते ही शान्वी का चेहरा उतर गया, उसे गौरी जी की याद आ गई। वहीं अखिलेश जी ने भी अपनी हंसी रोक ली। अब ऐसे उदास ही होती रहोगी या खाना भी खिलाओगी? शान्वी को उदास देख अखिलेश जी ने कहा। वो मैं शस्त्र का वेट कर रही थी, शान्वी ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। वो आ जाएगा, हम लोग खान शुरू करें। वो क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगी है। ऊपर से ये खाने की खुशबू की वजह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अखिलेश जी ने बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, हम लोग खाना शुरू करें हैं, शान्वी ने कहा। और फिर पहले खाना अखिलेश जी की प्लेट में निकाला और फिर अपनी में। दोनों थोड़ी बहुत बात करते हुए खाना खा रहे थे। तभी शस्त्र भी वहां आ गया। शान्वी ने एक नज़र उसे देखा तो उसकी आंखें बहुत लाल हो रही थी, जिसे देख शान्वी कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। शस्त्र बिना कुछ बोले अपनी प्लेट में खाना निकाला और खाने लगा। शस्त्र ने न के बराबर खाना खाया और उठकर चला गया। शान्वी उसे रोकने को हुई, लेकिन अखिलेश जी ने उसे इशारे से मना कर दिया। कुछ देर बाद दोनों ने भी खाना खाया और शान्वी बर्तन उठाकर किचन में ले गई। सारा सामान समेत वो बाहर आई तो अखिलेश जी वहीं खड़े थे। सवालों का सैलाब उमड़ रहा है दिमाग में, शान्वी को खोया हुआ देख अखिलेश जी ने पूछा। अखिलेश जी की बात सुन शान्वी अपनी ख्यालों से बाहर आई और उन्हें देखने लगी। चलो बाहर चलकर बात करते हैं, इतना बोल वो आगे बढ़ गए। साथ ही शान्वी भी। शस्त्र के विला में पीछे की तरफ काफी बड़ा गार्डन बना हुआ था, जिसके आधे हिस्से को ट्रांसपेरेंट शील्ड से कवर किया हुआ था, जिसमें आराम से आसमान को देखा जा सकता था, डॉट साथ ही सूरज हो या चांद सितारे, फिर चाहे हो बारिश की बूंदें। अखिलेश जी और शान्वी वहीं जाकर बैठ गए। काफी सवाल होंगे दिमाग में तुम्हारे, सामने की ओर से देखते हुए अखिलेश जी ने कहा। हम आपको जो बताना हो बता दीजिए, शान्वी ने भी सामने की ओर देखते हुए कहा। चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली बात, मेरा और शस्त्र का क्या रिलेशन है, ये तुम्हें शस्त्र ही बताएगा, अखिलेश जी ने शान्वी की ओर मुड़कर कहा। तो आप क्या बताओगे? शान्वी ने भी उनकी तरफ देख एक भौं उचकाते हुए पूछा। मैं तुम्हें रचना और मीनाक्षी के बारे में बताऊंगा, वापस सामने की ओर देखकर उन्होंने कहा। थोड़ा रुक, वो अपनी जगह से खड़े हुए और वहां मौजूद फूलों को देखते हुए बोले। मैं, श्वेता और गौरी, हम तीनों काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। वो जो तुम आजकल के बच्चे के होते हैं बेस्ट फ्रेंड, वैसे ही हम तीनों के फादर्स भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। उस समय श्वेता या मेरे डैड का बिजनेस इतना नहीं चलता था, जिसको आसमान तक पहुंचाने के लिए गौरी की फादर धीर सिंह मान ने मदद की थी, जिसके बाद रॉय और शर्मा कंपनी आसमान तक पहुंचने लगी। हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज खत्म होने को आया तो मेरे डैड और गौरी के डैड ने हमारी शादी कराने की सोची। अखिलेश जी ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि शान्वी भी उनके पीछे आते हुए बोली। तो फिर आपकी शादी सुरेखा जी से कैसे हुई? और आई मीन गौरी जी की मिस्टर सिंघानिया से। शान्वी गौरी जी का नाम लेने के बदले माँ कहने को हुई थी, लेकिन तभी उसे गलती का एहसास हुआ, जिस करने से पहले उसने खुद को रोक लिया। सब्र करो, सारी बात बताता हूँ, शान्वी की ओर मुड़कर अखिलेश जी ने कहा, और फिर वापस मुड़ गए। मैंने गौरी और श्वेता को हमेशा अपनी दोस्त माना था। इससे ज्यादा न मैंने सोचा न मैंने चाहा। उन दोनों का भी सेम था।
लेकिन हमारे डैड ने आपसी सहमति से हमारी शादी फिक्स कर दी, जिसके बारे में ना तो मैं कुछ जानता था ना ही गौरी। लेकिन जब तक हम इस बारे में पता चला उस समय गौरी महेश को पसंद करने लगी थी। गौरी ने जब मुझे ये बात बताई तब मैंने उसे समझाया कि महेश सही लड़का नहीं है, लेकिन वो कुछ समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि गौरी धीर अंकल की इकलौती बेटी थी जिसकी वो हर ख्वाहिश पूरी करते थे। जब उन्हें गौरी के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरे डैड से इस बारे में बात को। पहले तो मेरे डैड थोड़ा नाराज हुए, लेकिन आखिर में वो भी समझ गए, जिसके बाद गौरी और महेश की शादी की बात चलने लगी। महेश धीर अंकल के ही ऑफिस में एक मामूली पोस्ट पर काम करता था, जहां गौरी की मुलाकात महेश से हुई, जिसके बाद वो महेश के प्यार में पड़ गई। मुझे महेश शुरू से ही पसंद नहीं था, उससे अजीब ही वाइब आती थी मुझे, जिसकी वजह से मैं उसके खिलाफ था, लेकिन गौरी की खुशी की वजह से शांत भी। आखिर मैंने गौरी को बिना बताए कुछ लोगों को महेश की जासूसी करने के लिए लगा दिया, लेकिन जब तक मुझे सच्चाई पता चली तब तक देर हो चुकी थी। आखिर में बोलते बोलते अखिलेश जी की आवाज धीमी पड़ गई थी। वहीं पीछे खड़ी शानवी सब कुछ हैरानी से सुन रही थी। आज तक उसे इन सब के बारे में पता नहीं था। उसकी मॉम के मुंह से भी उसने कभी ये बात नहीं सुनी थी। अखिलेश जी की आखिरी बात सुन उसके भी माथे में बल पड़ गए। वो अखिलेश जी के बगल में आकर बोली, देर कैसे? क्या हुआ था? अखिलेश जी ने शानवी के तरफ देखा और फिर वापस सामने की ओर देखकर बोले, महेश के बैकग्राउंड के बारे में पता करवाया तो वो एक नंबर का जुआरी था, आए दिन कोठे पर जाने वाला आदमी। इन सब के साथ पता चला था कि महेश का किसी और शादीशुदा औरत के साथ भी संबंध है, जो शायद प्रेग्नेंट थी। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने तुरंत धीर अंकल और गौरी को बतानी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही गौरी उस महेश से शादी कर चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। आखिर में मैंने कुछ वक्त तक खुद को शांत कर लिया, लेकिन मेरे आदमी महेश का पीछा करते रहे। लेकिन शादी के बाद ही महेश ने सब कुछ छोड़ दिया। वो बिल्कुल एक अच्छे पति की तरह रहता, गौरी का ख्याल रखता, कंपनी संभालता, जिसे देख मुझे लगा कि शायद वो सुधर गया है। उसके कुछ महीने बाद ही मेरी भी शादी हो गई सुरेखा से। सुरेखा मेरी मॉम की फ्रेंड की बेटी थी, इसलिए डैड ने उसे मेरे लिए चुना। गौरी और मैं अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। हम तीनों मिलते, बातें करते। मेरी और सुरेखा की शादी के कुछ महीने बाद से ही सुरेखा मेरे साथ अजीब बर्ताव करने लगी, मानो वो मुझे जानती नहीं। हमारी शादी के 1 साल बाद अरमान हुआ, जिसके बाद मैं ऑफिस के काम में ज्यादा बिजी रहने लगा, जिस वजह से सुरेखा को टाइम नहीं दे पाता था। उसके बाद ही सितारा भी हुई। इन सब खुशियों के बाद मुझे एक ऐसी बात पता चली कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। अब ऐसा क्या पता चला? शानवी ने दोबारा उत्सुक होकर पूछा। बहुत जल्दी है सब जानने की? बाई भौं उठाकर अखिलेश जी ने पूछा। हाँ, बहुत जल्दी है। अब आप बताना शुरू कीजिए, शानवी ने अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा। थोड़ा पानी पी लूं? बोलते बोलते हलक सूख गया मेरा, अखिलेश जी ने कहा। ओके, लेकिन जल्दी पानी पीजिए, शानवी ने वही रखी टेबल पर से जग का पानी ग्लास में उड़ेलते हुए कहा, जिसके बाद उसने वो ग्लास अखिलेश जी की तरफ बढ़ा दिया। अखिलेश जी ने पानी पिया और ग्लास शानवी ने खुद ही झट से उनके हाथ से ले लिया। अखिलेश जी हल्का मुस्कुराए और वहां लगी स्विंग चेयर पर बैठ गया और शानवी वहीं खड़ी रही। चैप्टर 85। शानवी को आज अखिलेश जी से ऐसी बात पता चली जिन्हें सुन वो थोड़ी दंग रह गई थी। महेश जी का जुआरी होना, किसी और से संबंध होना, ये सब काफी हैरानी भरा था
उसके लिए। खैर अभी बहुत सी बातें थी जिनके बारे में उसे अखिलेश जी से पता चलना था। अखिलेश जी ने पानी पिया और ग्लास शानवी ने खुद ही झट से उनके हाथ से ले लिया। अखिलेश जी हल्का मुस्कुराए और वहां लगी स्विंग चेयर पर बैठ गया और शानवी वहीं खड़ी रही। अखिलेश जी ने सामने देखते हुए कहना शुरू किया, गौरी और मेरी शादी के बाद हम अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे, लेकिन इस बीच हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा था। मेरी शादी के बीतते महीने के साथ सुरेखा का बदलाव बदलने लगा। वैसे तो कुछ खास जान पहचान नहीं थी हमारे बीच, लेकिन शादी के बाद वो एक अच्छी पत्नी की तरह अपना फर्ज निभाते और मैं भी पूरी कोशिश करता कि उसे खुश रख सकूं। शायद 6 महीने बीत चुके थी हमारी शादी को। जब वो अपने मायके गई, जब वहां से लौटी तो बदली बदली सी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही ज्यादा कुछ कहा, क्योंकि उस टाइम मैं काम में बिजी रहता रहा। फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई तो मुझे लगा शायद मूड स्विंग हो रहा होगा। ऐसे ही वक्त बिता मेरे घर अरमान की किलकारी गूंजी। उसके कुछ टाइम बाद गौरी के घर में सितारा की। अरमान के होने के बाद मैं काम में और ज्यादा बिजी रहने लगा। बिजनेस ट्रिप से बाहर जाना पड़ता। यहाँ पर काम डैड और मनीष संभालते, लेकिन आउटसाइड मीटिंग्स के लिए मैं जाता था। लेकिन जब मैं वापस लौटता तो सुरेखा कुछ उखड़ी उखड़ी रहती। काम में बिजी रहने की वजह से मैं गौरी या तुम्हारी मॉम श्वेता से भी ज्यादा मिल नहीं पाता था। उस दिन मेरे पास गौरी का कॉल आया कि उसे मुझसे मिलना है। उसका कॉल आते ही बिना पल गवाई मैं तुरंत उससे मिलने चला गया, क्योंकि मुझे उसकी आवाज में कुछ परेशानी साफ महसूस हो रही थी। लेकिन उस जल्दीबाजी में मैं ये भूल गया कि मुझे सुरेखा को उस दिन बाहर ले जाना था। ऐसा नहीं था कि मैं सुरेखा के साथ जाना नहीं चाहता था। बस गौरी की परेशानी भरी आवाज सुन मैं घबराकर उससे मिलने चला गया। गौरी से मिलने पहुंचा तो वो बोलते बोलते अखिलेश जी उन दोनों की यादों में गुम हो गए। अखिलेश जी गौरी जी से मिलने पहुंचे तो वो अपने घर के लॉन में बैठी हुई थी, कुछ उदास, कुछ परेशान सी। अखिलेश जी को देखते ही वो तुरंत उनके गले लग रो पड़ी। गौरी, क्या हुआ? रो क्यों रही है? अखिलेश जी ने परेशान होकर गौरी जी से पूछा। सब खत्म हो गया अखिल, सब कुछ, उन्होंने रोते हुए अखिलेश जी से कहा। क्या हुआ है? सही से बताएगी? अखिलेश जी ने गौरी जी को अपने से अलग करके पूछा। अखिलेश जी गौरी जी का हाथ पकड़ उन्हें चेयर पर बैठते हैं और खुद भी उनके सामने बैठ जाते हैं। गौरी जी बिना कुछ कहे बस सिर झुकाए रोए जा रही थी। अखिलेश जी बस उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच उन दोनों को खबर ही नहीं हुई कि कोई छुपकर उन दोनों को देख रहा है। एक तरफ कोई छुपकर देख रहा था तो दूसरी तरफ से कोई फोटोज क्लिक कर लिया था। गौरी, क्या हुआ है? बताना, अखिलेश जी ने परेशान होते हुए कहा। वो महेश डॉट, इतना कहकर वो चुप हो गई। आंखों से आंसू निकल गालों पर आ रहे थे। महेश जी का नाम सुन अखिलेश जी को कुछ गलत होने की शंका हो गई। उन्होंने सवालिया नजरों से गौरी जी को देखकर कहा, क्या महेश? गौरी जी ने खुद को संभाला, अपने आंसू रोक गहरी सांस भर उन्होंने कहना शुरू किया। महेश का कहीं और भी अफेयर चल रहा है। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो मुझ पर भड़कने लगा, सही से बात नहीं करता, और अब जब सितारा हुई तब भी वो घर में टाइम नहीं देता। अगर मैं कुछ कह दूं तो मुझ पर चिल्लाता है, हाथ तक उठा देता है। मैंने पता करवाया तो पता चला कि महेश का कहीं और अफेयर है, इसलिए वो ज्यादातर घर से बाहर रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उनकी बात सुन अखिलेश जी को हैरानी हुई और बुरा भी लगा, लेकिन वो कुछ कहे नहीं। हैरानी इस बात की महेश जी ने गौरी जी पर हाथ उठाया, वो भी किसी और औरत के लिए। बुरा इस बात का लग रहा था
कि क्यों उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन अगर वो बता भी देता तब भी कहाँ कुछ होने वाला था। गहरी सांस लिए अखिलेश जी ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? क्या बताती? तुम खुद अपनी लाइफ में इतने परेशान हो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम बताओगे नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? सवालिया नजरों गौरी जी अखिलेश जी को देख बोली। क्या मतलब? नजरें फेर अखिलेश जी ने कहा। जिन्हें ऐसा करता देख गौरी जी हल्का मुस्कुराई और बोली, ये नजरें फेरने से कुछ नहीं होगा अखिल। बचपन के दोस्त हैं हम। जैसे तुम मुझे अच्छे से जानते हो वैसे ही मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अगर नहीं बताओगे तब भी पता चल जाएगा। और मुझे पता है सुरेखा और तुम्हारे बीच कुछ ठीक नहीं है, और इन सब की वजह मैं ही हूँ। हताश आवाज में उन्होंने कहा। ऐसा नहीं है अखिलेश हो तुरंत गौरी जी की और पलट कर बोले। उनकी बात सुन गौरी जी हल्का हंसी और फिर बोली, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते अखिल। मैं जानती हूँ सुरेखा तुम्हारे और मेरे बारे में गलत सोचती हो। मुझे लगता है कि हमें उसे एक बार सब सही से क्लियर कर देना चाहिए। लगता तो है, लेकिन ये सब बाद में करेंगे। तुम बताओ क्या सोचा है? क्या महेश को डाइवोर्स दोगी? अखिलेश जी ने गौरी जी के चेहरे पर ही नजरें गड़ाए पूछा। नहीं, मैं मेरी बच्ची से उसके बाप का प्यार नहीं छीन सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बेटी के सिर से उसके बाप का साया छीन जाए, दुखी होकर गौरी जी ने कह। अखिलेश जी अपनी यादों से भर आकर बोले। सितारा के बारे में सोच गौरी जी ने महेश को डाइवोर्स देने का प्लान छोड़ दिया था। इसके बाद हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। फिर मैं रात में खाना खाकर वहां से अपने घर की ओर बढ़ गया। वो अभी आगे और कुछ कह पाते कि उससे पहले शानवी बोल पड़ी। क्या आप लोग एक जगह नहीं रहते थे? आई मीन आप लोगों के घर अलग अलग जगह पर थे? शानवी का सवाल सुन अखिलेश जी ने उसे देखा और कहा, गौरी की शादी के कुछ महीने बाद ही वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, और ये आइडिया भी उसे महेश ने दिया था। मैंने काफी कहा था कि हमारे साइड ही रहे, लेकिन वो नहीं मानी और दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? शानवी ने हैरानगी से पूछा। ताकि गौरी अकेली पड़ जाए। महेश जानता था कि गौरी कभी भी मेरी शादीशुदा जिंदगी को खराब होते नहीं देखेगी, जिसका उस महेश ने पूरा फायदा उठाया। महेश ने गौरी को पट्टी पढ़ा दी ताकि गौरी अपना दुख किसी को बता ना सके, ना ही कोई गौरी का दुख सुन सके। अकेले रहने में महेश ने ये फायदा उठाया कि जब मन किया तब गौरी को अपनी बातों में फंसाकर घर से चला जाता उस औरत से मिलने। धीर अंकल भी ज्यादातर यहाँ नहीं रहते थे, जिस वजह से महेश अपनी अय्याशी आराम से कर पाता था। अखिलेश जी ने कहा। फिर क्या हुआ? शानवी ने आगे पूछा। तुम्हें बहुत जल्दी ही सब जानने की? आंखें छोटी कर अखिलेश जी ने कहा। हाँ तो आप बताइए फिर सब जल्दी से, शानवी ने झट से कहा, जिसे सुन अखिलेश जी अपना सिरनामे हिला दिया और फिर आगे बोले। गौरी से मिल में वापस घर आया तो सुरेखा काफी गुस्से में नजर आई। मुझे लगा कि शायद वो इसलिए गुस्सा है कि मैं कहीं लेकर नहीं गया। माफी मांगी मैंने, लेकिन उसने मुझ पर आरोप लगा दिया। बात बनने के बदले बिगड़ने लगी, इसलिए मैंने खामोशी साधी और चला गया। यूं ही वक्त बीतने लगा, मेरे और सुरेखा के बीच अनबन होने लगी। वो किसी न किसी बात पर मुझसे झगड़ा करती, जिसका मैं बिना जवाब दिया वहां से चले जाना बेहतर समझता। 2 साल बीते कि पता चला तुम्हारी मॉम श्वेता ने भी शादी कर ली। हम दोस्तों की जिंदगी में इस शादी ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। मुझे ये बात आखिर में महसूस होने लगी कि क्यों मैंने गौरी से शादी नहीं की। काश अगर उस वक्त मैंने और गौरी ने शादी कर ली होती तो ये सब नहीं होता। मैं अकेला नहीं होता, मेरे दोस्त मेरे साथ होता,
बोलते बोलते अखिलेश जी का गला भर आया था। उनकी बात सुन शान्वी की भी आंख नम हो गई। वो आगे जाकर अखिलेश जी के पीछे खड़ी हो उनके कंधे पर हाथ रख दिया। श्वेता ने जिस इंसान से शादी की वो पहले से शादीशुदा था। तुम्हें एक बात और बताऊं? शान्वी की ओर सिर उठाकर अखिलेश जी ने कहा। क्या? सवालिया नजरों से शान्वी ने पूछा। इंद्र तुम्हारा बाप नहीं है, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। ये सुन शान्वी की आंखें बड़ी हो गई। तो शान्वी बेटी किसकी है? यह सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा। क्या मतलब? शान्वी ने उनके सामने आकर पूछा। श्वेता की शादी इंद्र से हुई क्योंकि उसे श्वेता के डैड ने चुना। फिर हल्का हंसकर बोले। इंद्र ने श्वेता के डैड की हेल्प की, जिसके बाद वो अंकल को अच्छा लगने लगा, जिसके बाद अंकल ने उसे श्वेता के लिए चुन लिया। अंकल ने ना ज्यादा जांच पड़ताल कराई ना ही कुछ। उस समय श्वेता और अंकल मुंबई में नहीं थे, वो लखनऊ गए हुए थे, लेकिन जब लौटे तब साथ में इंद्र भी था, जिसके बाद वो भी यहीं रहने लगा। मैंने जब इंद्र के बारे में पता करवाया तो वो शादीशुदा निकला, जिसकी एक बेटी भी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि मिसेस कपूर यानी रचना और मोहिनी है। लोगों को देखने के लिए ये दूसरी शादी हुई है, लेकिन असल में दोनों ही पहले से पति पत्नी थे। मुझे जब पता चला तभी मैंने इस बारे में श्वेता को बता दिया, लेकिन वो ये सब नहीं मानी, जिसके बाद इंद्र का बर्ताव भी महेश जैसा होने लगा। श्वेता की शादी को 2 साल बीतने को थे, लेकिन बच्चे का सुख उसे नहीं मिला। मिलता भी कैसे? इंद्र कभी उसके साथ रहता ही नहीं, जिसके बाद उसने तुम्हें एडॉप्ट किया। इतना बोल वो शान्वी को देख मुस्कुरा दिया। ये काफी शॉकिंग था। अगर रियल शान्वी होती और ये सब सुनती तो उस पर क्या बीतती। तुम्हें एडॉप्ट करने के बाद श्वेता को इंद्र से कोई मतलब नहीं रहा। वो बिजनेस देखता साथ ही अपने दूसरे परिवार को। श्वेता का बिजनेस सब उसके ही नाम था, लेकिन वो श्वेता का पता था, इसलिए कारोबार की भागदौड़ वो देख लिया करता था। काफी वक्त लगा जब श्वेता को सच्चाई पता चली, लेकिन इसी के साथ श्वेता भी इस दुनिया को छोड़ गई। हताश होकर दुखी आवाज में कहा। कैसे? शान्वी ने पूछा। दुनिया को लगता है कि श्वेता की डेथ नेचुरल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे मारा गया है। अखिलेश जी ने उदासी से कहा। मतलब? शान्वी ने दोबारा सवाल किया। इस सवाल का आधा जवाब है मेरे पास, और वो ये है कि श्वेता को पॉइजन दिया गया था। किसने दिया? क्यों दिया? मुझे नहीं पता, अखिलेश जी ने शान्वी को देखकर कहा। उनकी बात सुन शान्वी को दोबारा एक झटका लगा। श्वेता जी की जान ली गई, उन्हें पॉइजन दिया गया। बेचारी शान्वी को उसकी मां से बचपन में ही अलग कर दिया गया। किसने किया ये सब? क्यों किया? अब ये जानना था, जिनका जवाब शायद शान्वी जानती थी कि कहाँ मिलेगा। तभी उसने कुछ सोचते हुए पूछा। शस्त्र से आपका क्या रिलेशन है? आइनो अपने कहा कि शस्त्र खुद मुझे बताएंगे, लेकिन फिर भी वो आपको वहां मिले ये अब बता सकते हैं। शान्वी की बात सुन बुझे चेहरे, मायूस आंख, उदास आवाज में अखिलेश जी ने कहा। शस्त्र मेरे लिए अरमान से भी बढ़कर है, लेकिन जब मैं शस्त्र से मिला उसके बाद से ही चीजें खराब होने लगी, और बहुत रिश्ते, लोग बर्बाद हो गए।